ये इंट्रोडक्शन है जिसमें जो हमारी वॉइस असिस्टेंट एप्लीकेशन है उसमें बताया हुआ है कि वॉइस असिस्टेंट एक्चुअली होता क्या है। वॉइस असिस्टेंट जो है ये एक एप्लीकेशन है जो वॉइस कमांड्स को जो है ना वो सपोर्ट करती है। मीन्स के वॉइस कमांड्स जो है ना वो इशू करते हैं और सिस्टम जो है ना वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप वॉइस के थ्रू जो है ना वो कहते हैं कि ओपन पीडीएफ, ये आपने एक वॉइस कमांड इशू की और वो जो सिस्टम है वो इस कमांड के अकॉर्डिंगली जो है ना वो अब फिर रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लेक्चर ओपन करना है, आपने कोई पीडीएफ ओपन करनी है, आपने कोई रिसीव्ड मैसेज ओपन करना है, तो वो उस आप वॉइस कमांड उसके रेलेवेंट जो है ना वो इशू करते हैं और सिस्टम जो है ना वो अकॉर्डिंगली उसको ऑपरेट करता है। और आफ्टर अनलॉकिंग अ मोबाइल फोन, एक दफ़ा मोबाइल फ़ोन को जो स्टूडेंट है वो अनलॉक कर लेगा, उसके बाद जो है ना वो गूगल असिस्टेंट के थ्रू उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा। जब वो गूगल असिस्टेंट के थ्रू एप्लीकेशन ओपन कर लेगा उसके बाद वो स्टूडेंट जो है ना वो कम्प्लीटली अब इंडिपेंडेंट है। मीन्स के वो अब लेक्चर्स जो है ना वो सुन सकता है, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, पीडीएफ्स को ओपन कर सकता है, लिसन कर सकता है। हमारा प्रोजेक्ट है, इसके दो मेजर पैनल्स थे, एक स्टूडेंट पैनल और एक एडमिन पैनल। नेक्स्ट है सर। असद नेक्स्ट कर दें यार स्लाइड। असद मेरी नेक्स्ट कर दी है मैंने, थोड़ी देर तक शो होती है। ठीक है जी। ये जो है ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे प्रोजेक्ट के, कि इस प्रोजेक्ट को लेके ऑब्जेक्टिव क्या थे डिप्लॉयमेंट तक हमारे जहन में। सबसे पहले जो है ना वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ब्लाइंड्स, कि जो ब्लाइंड्स है उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। उसका इंटरेक्शन टीचर्स के साथ कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स कोलीग हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उसका ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देन फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ ब्लाइंड्स, कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो है ना वो नॉट इवन इन द एजुकेशन बट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी उनके लिए नहीं है, तो उनका जो फ्यूचर है वो इस ऐप के थ्रू हमने सिक्योर किया है, ताकि उनको जो थ्रू स्टडी है उसमें जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो हमने इस ऐप के थ्रू जो है ना वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। देन इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ब्लाइंड्स, के हमने उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश की है। इंडिपेंडेंसी ऑफ ब्लाइंड्स, कि गूगल असिस्टेंट के थ्रू एक दफ़ा वो एप्लीकेशन को जब ओपन कर लेगा देन ही इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, वो अपने टीचर्स के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू मैसेजिंग, वो मैसेजेस रिसीव कर सकता है, सेंड कर सकता है, लेक्चर्स वगैरह जो है ना वो लिसन कर सकता है, टोटली वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ ब्लाइंड्स विद ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, तो जो ब्लाइंड है उसका जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी वो इंटरेक्शन है एक तरह से, कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, इस कंसेप्ट को विजुलाइज कर सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरफ जा रही है। टू ओवरकम और हर्डल्स ड्यूरिंग देयर स्टडी, उसकी स्टडी में जितनी भी उसको हर्डल्स आई हैं जितनी भी, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश की है। टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज टू टीचर्स टू टीच ब्लाइंड्स, ऐप के थ्रू हमने ना सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है ना वो फैसिलिटेट किया है एज वेल एज टीचर्स को भी, इसमें जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड थी वो हमने फुलफिल करने की कोशिश की है। देन इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसी तरह जो टीचर्स का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की है। एंड देन क्वालिटी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स, के जो टीचर्स हैं और ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको मैसेजिंग के थ्रू या चैट बॉक्स के थ्रू जो है ना वो इम्प्रूव करने की हमने कोशिश की है। नेक्स्ट है सर। ये लिटरेचर व्यू है और इस लिटरेचर व्यू में मोस्ट लेफ्ट कॉलम में ये आप फीचर्स की लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें इमेज रिकग्निशन, इमेज कैप्चरिंग, स्पोकन कमांड्स, फिर टेक्स्ट रीडिंग है, रिकॉर्ड मैसेजेस, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ग्रुप्स। ये हमारी वॉइस असिस्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये होल्ड कर रही है, जितनी भी ये फंक्शंस हैं ये सारे होल्ड कर रही है हमारी वॉइस असिस्टेंट एप्लीकेशन।
और ये जितनी भी पुरानी ओल्ड डेवलप्ड एप्लीकेशन थी जिसमें टैप टैप सी है, विज विज है, वॉइस असिस्टेंट है, डॉल्फिन इजी रीडर है, वॉइस स्ट्रीम रीडर है, गूगल असिस्टेंट है, ये जो एप्लीकेशन थी, फॉर एग्जांपल हम इस टैप टैप सी को एप्लीकेशन को देखते हैं, तो ये फैसिलिटेट कर रही थी इमेज रिकॉग्निशन को, फैसिलिटेट कर रही थी स्पोकन कमांड्स को। लेकिन आप देख सकते हैं कि नन ऑफ अदर फीचर्स इज होल्डिंग, कि इसमें कोई भी दूसरा फीचर वो है ना वो होल्ड नहीं कर रहा। इसी तरह जो विज विज है वो भी पहली एप्लीकेशन थी ब्लाइंड्स के लिए, उसमें भी एक आध फीचर जो है ना वो होल्ड कर रहा था, लेकिन बाकी जो जितने भी फीचर्स हैं वो होल्ड नहीं कर रहे थे। इसी तरह ये बाकी भी एप्लीकेशन है, नन ऑफ द एप्लीकेशन होल्डिंग ऑल द प्रॉपर्टीज टू फैसिलिटेट ए ब्लाइंड स्टूडेंट कंप्लीटली, एंड वॉइस असिस्टेंट इज डूइंग एट दैट वेरी मच थिंग। नेक्स्ट करो सर। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सो जब हम गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में गए एंड वी रियलाइज दैट कि इवन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स को सच एज ब्रेल सिस्टम वो भी नहीं थी उधर अवेल, और टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी इंटरेक्ट करने में, उनको टीच करने में। डिफरेंट ना उनके पास कोई टेक्निक थी, अल्टरनेटिव वे था कि वो ब्लाइंड स्टूडेंट को अच्छे तरीके से वो टीच कर सकें। सो बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी जो उनको टीच करते थे। सो हमने जो मेजर प्रॉब्लम थी उसको हमने रियलाइज किया और डिप्लॉयमेंट तक हमने उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर चले। नेक्स्ट चलो सर। ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और जो मेरे कलीग हैं असकर अली वो इधर से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। असकर, और यू है? थैंक्स हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमने ऐप डेवलपमेंट के लिए और जो हमने डैशबोर्ड बनाया है उसके लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज़ किया वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जो हमारी एप्स हैं उनके लिए हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सारा बैकएंड परफॉर्म किया और जो इंटरफेस है वो XML के थ्रू क्रिएट किया। इस तरह जो हमारी वेबसाइट है वो हमने जिस तरह बेसिकली फ्रंट एंड है वो HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट यूजुअली तौर पे जो यूज होते हैं इनके जरिए किया है, और जो बैकएंड पे लैंग्वेज यूज की है वो PHP। इस तरह जो डेटाबेसेस है स्टूडेंट्स का डेटा होल्ड करने के लिए, इस तरह टीचर्स का डेटा और जो वो लेक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं वो सारी चीजें ऐप डेवलपमेंट के लिए हमने फायरबेस यूज किया है, और जो हमने डैशबोर्ड बनाया है उसके लिए हमने SQLite डेटाबेस यूज किया। जी असद नेक्स्ट। जी ये फीचर्स ओवरव्यू है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का, और ये राइट साइड पे हमारी जो वेबसाइट हमने डिज़ाइन की है उसके जो पेजेस हैं उनके बारे में है। मोबाइल एप्लीकेशन हमने हमारे जैसे कि हसन ने डिस्क्राइब किया कि हमारे दो मेजर पैनल थे, एडमिन पैनल एंड स्टूडेंट पैनल। तो यहाँ पर सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पैनल में जो स्टूडेंट है वो PDF डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता है वॉइस कमांड्स के थ्रू। इसी तरह जो वॉइस लेक्चर्स हैं वो सुन सकता है वॉइस कमांड्स के, और ये सारी चीजें वो वॉइस कमांड्स के थ्रू ही हैंडल करेगा। उसको कहीं पे भी अपना हैंड्स वगैरह नहीं यूज करने पड़ेंगे। ये ओवरऑल जो हमारी एप्लीकेशन है जो हमने स्टूडेंट पैनल के लिए डिजाइन की है वो वॉइस कमांड्स के थ्रू है। इस तरह अगर वो टीचर को मैसेज सेंड करना चाहता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग मैसेज हो या इमेज मैसेज हो, तो वो अपनी वॉइस कमांड्स के थ्रू ही भेज सकता है। इसी तरह एडमिन पैनल में दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह उन ग्रुप्स में डिफरेंट तरह के जो मैसेजेस हैं, लाइक अगर वो कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हैं, कोई इमेज मैसेज, कोई वॉइस मैसेज, ये सारी चीजें वहां पर शेयर कर सकते हैं। ये जो अब राइट साइड पे जो हमारा डैशबोर्ड वेबसाइट हमने डिजाइन की है, ये वेबसाइट हमने स्कूल के लिए डिजाइन किया और इसमें हमने एडमिन पैनल को फैसिलिटेट किया। ये कुछ पेजेस हैं हमारी वेबसाइट्स के जो असद आगे डिस्क्राइब करेगा। होम पेज, अबाउट अस, एकेडमिक्स, डोनेट, कॉन्टैक्ट एंड एडमिन पैनल। तो जो हमारा मेजर फोकस था वो एडमिन पैनल पे था। जी असद नेक्स्ट। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं पूछ लूँ? जी मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से फीड करेंगे, लाइक किस लेवल पे करेंगे? होनी तो एडमिन लेवल पे चाहिए, या तरीका क्या है आपका कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर इसमें फीड करनी है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको किस तरह से आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे? जी मैम, एक्चुअली हम जब स्कूल में गए थे ना तो उन्होंने जो हमें अपनी जो
उनकी रिक्वायरमेंट्स थी ना, उनमें ये था कि हमारा जो लेसन्स हैं स्पेशली इंग्लिश लेसन्स, ठीक है, तो वो जो पीडीएफ बुक्स हैं वो हम प्रोवाइड करें, ठीक है। वो ये सारा काम हमने फायरबेस डेटाबेस के थ्रू किया है कि वहां पर वो अपना, आगे आप स्क्रीनशॉट्स देखेंगे ना हमारे लेआउट्स के, तो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो वो डेटाबेस को यूज करते हुए सारी चीजें जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो वहां पर अपलोड कर सकेंगे फायरबेस के थ्रू। ठीक है। जी असद आगे। असद नेक्स्ट। जी ये सिस्टम आर्किटेक्चरल डायग्राम है हमारे सिस्टम की, कि किस तरह हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशंस है और हमारा डैशबोर्ड है और हमारी जो डेटाबेस है वो एक दूसरे उनका रिलेशनशिप्स के किस तरीके के वो एक दूसरे के जरिए कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है वो सिर्फ जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, मींस के जो हमारे एडमिन है वो उनके साथ अटैच है, ठीक है। वहां पर वो जितने जो हमारे एडमिन है, जितने भी टीचर्स हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन हैं उनके साथ क्योंकि हमने दो ऐप्स डिजाइन किए हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए और दूसरी टीचर्स के लिए, तो उसके साथ हमारे इंस्ट्रक्टर भी और ब्लाइंड स्टूडेंट्स दोनों कनेक्टेड हैं। और इस तरह ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, जहां पर हम डिफरेंट चीजें शेयर कर सकते हैं, जैसे इमेज लेक्चर्स हैं, ऑडियो लेक्चर्स हैं, इस तरह पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं। जी दो ऐप क्यों, लाइक एक में क्यों नहीं हैंडल हो सकी ये चीज? एक्चुअली जी जी एक्चुअली मैम जो हमने एडमिन पैनल के लिए ऐप डिजाइन किया ना, उसमें मैम स्पेसिफिक लेआउट्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं वो मतलब उनमें से कोई भी डिसेबल या इस तरह का उनको कोई इशू नहीं था। तो वो हमने मतलब वो सारी जिस तरह आम पर्सन यूजुअली तौर पे ऐप यूज करता है वो इसी तरह यूज करेंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ मैम हमारे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे ना, उनको हमने वॉइस कमांड्स के थ्रू ही करना था सारा। और ये उनके स्कूल की रिक्वायरमेंट भी थी कि ये होना ऐसा चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से एप्लीकेशन हो जिसमें कोई इंटरफेस ना हो, वो सिर्फ अपनी वॉइस कमांड्स के थ्रू करते रहे, मतलब जितना हो सके हम उनको फैसिलिटेट करें, उनको अपने हैंड्स वगैरह को या किसी इवन के घर में भी किसी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि उन्होंने बताया था कि मोस्टली हम व्हाट्सएप के थ्रू अभी तक कर रहे हैं काम, व्हाट्सएप के जरिए इमेज लेक्चर्स वगैरह शेयर कर देते हैं, तो घर में कोई बड़ा उनको वो लेक्चर सुना देता है, और वो सारे 90% ऑडियो लेक्चर्स ही होते हैं। तो इसी वजह से हमने अलहदा डेवलप की है जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, ताकि वो अपनी वॉइस कमांड्स के थ्रू विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, लाइक वो अपने होम से या किसी दोस्त या टीचर्स की किसी की भी हेल्प के बगैर वो सारी चीजों को लेके चल सके। ठीक है जी वेलकम इमरान, आपने ज्वाइन कर लिया? इमरान मेरा ख्याल है साइन इन हो गया। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। जी ये यूज केस डायग्राम है। यूज केस डायग्राम्स हमारे जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरेक्शन हमारी एक्टिविटीज के साथ दिखा रही है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये टीचर हैं तो उनका स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन के साथ है, इस तरह जो ग्रुप्स हैं उनका टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के साथ है, जिनमें वो ग्रुप्स में स्टूडेंट्स की प्रोफाइल वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरह अगर वो मैसेजेस वगैरह शेयर करते हैं तो इसका ताल्लुक ये भी टीचर एज वेल एज स्टूडेंट दोनों के साथ कनेक्टेड हैं यूज केस डायग्राम। जी सर नेक्स्ट। अब मेथोडोलॉजी सर हमने एजाइल अप्रोच यूज की है, ठीक है, जिसमें हमारे प्लान से लेके जिस तरह हमारे मतलब आइडिया आया हमने अपने सुपरवाइजर सर नुमान साहब के साथ डिस्कस किया। उसके बाद हम स्कूल गए, वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट्स गैदर की और एट द एंड फीडबैक तक ये मतलब हमने एजाइल अप्रोच को यूज करते हुए जो अपना सारा है प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट किया है। जी नेक्स्ट। एजाइल में कौन सी स्पेसिफिक आपने यूज की है मेथोडोलॉजी? सर पिछली स्लाइड पे जाइएगा। जी मैम एक्चुअली हमने जो एजाइल अप्रोच है ना हमने मतलब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज़ें रीड की थी। तो जो हम मतलब अपने जितना भी वो प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे थे तो एजाइल अप्रोच के साथ हमारी सारी चीज़ें मतलब जा रही थी कि जिस तरह प्लान आया उसके बाद हमने उसको डिज़ाइन किया, फिर डेवलपमेंट फेज की तरफ के, तो इस तरीके से लेके चले।
ठीक है, गो अहेड। जी सर, नेक्स्ट। जी ये जो हमारी एप्लीकेशन और जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनके जो लेआउट्स वगैरह हैं और जो उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मज़ीद असद गफूर 435 वो डिस्क्राइब करेंगे। जी असद, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारी कुछ एप्लीकेशन स्नैपशॉट्स हैं। यहाँ पे ये हमारी एक साइन इन एक्टिविटी है, साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड है। अगर साइन इन करना है तो कोई भी जो टीचर है वो इजीली यहाँ से साइन अप कर सकता है यूजिंग ईमेल, और फिर आगे देन वो ईमेल और पासवर्ड के थ्रू साइन इन कर सकता है। और अगर एडमिन जो टीचर है अगर पासवर्ड फॉरगेट हो गया उसके पास, तो वो अपना ईमेल टाइप करेगा तो उसको जो रीसेट पासवर्ड है उसकी एक ईमेल सेंड हो जाएगी, तो उसके बाद वो वहाँ से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। और ये हमारी होम स्क्रीन है एडमिन पैनल जो स्पेशली टीचर्स के लिए है, जिसके अंदर प्रोफाइल है, योर ग्रुप, योर स्टूडेंट, मेक न्यू ग्रुप, ऐड स्टूडेंट, सेटिंग और लॉग आउट, ये सारे आगे नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये प्रोफाइल है, जब टीचर क्लाइंट बना ले वो अकाउंट बना लेगा तो ये प्रोफाइल सेक्शन से वो अपना नेम और अपना स्टेटस चेंज कर सकता है, एज वेल एज अपनी इमेज भी चेंज कर सकता है। और ये ऐड स्टूडेंट की एक्टिविटी है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके जो टीचर है वो इजीली स्टूडेंट को ऐड कर सकता है। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की क्लास, यूनिक आईडी, पासवर्ड और स्टूडेंट की इमेज। इसमें जो यूनिक आईडी और पासवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी यूनिक आईडी और पासवर्ड से जो हमारा स्टूडेंट पैनल वाली ऐप है वहाँ से स्टूडेंट इस यूनिक आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन होगा। ये योर स्टूडेंट की एक्टिविटी है, इसके अंदर टीचर ने जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं वो शो हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 2 के नाम से और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 444, और एक स्टूडेंट YVU के नाम से जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4325 है। और जब किसी भी एक स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिविटी ओपन होती है, जिसके अंदर जितने भी रिसीव मैसेजेस हैं स्टूडेंट्स के वो शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट है वो ऑडियो मैसेज सेंड कर सकता है टीचर को, या इमेज मैसेज सेंड कर सकता है। बेसिकली ये स्कूल की रिक्वायरमेंट थी कि अगर हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं या इस तरह की कोई चीज़ देते हैं तो वो हमें सेंड कर सकें। तो इस तरह ईजीली स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट्स और ऑडियो कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो टीचर को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये एडिट स्टूडेंट की एक्टिविटी है, जहाँ पे टीचर इजीली स्टूडेंट को एडिट कर सकता है। स्टूडेंट का नेम चेंज कर सकता है, क्लास चेंज कर सकता है, उसकी आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकता है, और अगर रिमूव करना है स्टूडेंट को तो वो भी इजीली कर सकता है। ये मेक न्यू ग्रुप की एक्टिविटी है, यहाँ से टीचर ने एक ग्रुप का नेम एंटर करना है, और ये भी यूनिक होना चाहिए। और इसके बाद अगर कोई एरर्स वगैरह आते हैं, अगर वो पहले से ग्रुप बना हुआ है या कोई भी इशू है तो हमारी ऐप सारा जो एरर्स हैं वो डिस्प्ले करेगी। ये योर ग्रुप की एक्टिविटी है, इसके अंदर जितने भी टीचर्स ने ग्रुप क्रिएट किए हैं वो शो हो रहे होंगे। लाइक अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पर एक इंग्लिश ग्रुप क्रिएट किया है जो यहाँ पे शो हो रहा है। ये जब हम एक ग्रुप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस शो हो रहे हैं जो टीचर ने स्टूडेंट को सेंड किए हैं। और ग्रुप के अंदर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और सेटिंग के अंदर वो एक जो ग्रुप उसने क्रिएट किया है उसका नाम चेंज कर सकता है और उसकी इमेज चेंज कर सकता है। अगर डिलीट करना है तो वो ग्रुप को डिलीट कर सकता है। उसके अलावा जो टीचर मैसेजेस सेंड कर सकता है उसके अंदर PDF फाइल है, ऑडियो फाइल है, और टेक्स्ट मैसेजेस हैं और वॉइस मैसेजेस हैं। वो वॉइस रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकता है, और अगर उसके पास स्टोरेज के अंदर मौजूद है तो वो स्टोरेज से भी सेंड कर सकता है। तो ये जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं ये बेसिकली अगर उसने कोई अनाउंसमेंट या कोई स्पेशल चीज़ सेंड करनी है जो उसने टेक्स्ट के थ्रू सेंड करनी है तो वो यहाँ से ये कर सकता है। अब ये हमारा इमेज मैसेज है जिसके अंदर लिखा हुआ है वी आर हायरिंग असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, और जो आगे नीचे एग्जाम्पल्स के अंदर शो किया गया है कि कैसे हमारी ऐप इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह ये एक PDF फाइल है जो टीचर ने सेंड की है।
तो आगे ये भी दिखाया गया कि कैसे स्टूडेंट पैनल ऐप के अंदर ये टेक्स्ट को सारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कैसे आगे लिसन कर रहा है स्टूडेंट। ये ऑडियो मैसेज है जो टीचर ने सेंड किया है लेक्चर 3 के नाम पे, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 001 है। इसके अंदर जब टीचर ने मैसेज सेंड करना है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है कि जो टॉपिक नेम है ये मस्ट यूनिक होना चाहिए। ये नहीं है कि लेक्चर 1 के नाम पे 2 टॉपिक्स, लेक्चर 1 आगे एक सेंड किया हुआ है उसके नाम से फिर एक लेक्चर 1 सेंड कर दे, तो ऐसे यूनिक नहीं रहेगा। तो ये मस्ट यूनिक होना चाहिए। बाकी हमारी ऐप एरर शो करती है अगर लेक्चर 1 के नाम से अगर पहले ही लेक्चर मौजूद है तो वो शो कर रही होती है कि आपने लेक्चर 1 के नाम से है तो आप इसको चेंज करें। ये इसलिए है कि स्टूडेंट्स ब्लाइंड हैं, तो अगर मल्टीपल लेक्चर एक ही नाम के होंगे तो वो स्टूडेंट्स की तरफ से शो नहीं होंगे। ये हमारी सेटिंग्स की एक्टिविटी है जिसके अंदर एडमिन अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है और अकाउंट रिमूव कर सकता है। और अगर उसने पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए उसको एक करंट पासवर्ड चाहिए, उसके बाद न्यू पासवर्ड एंटर करेगा तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये हमारे स्टूडेंट पैनल की एप्लीकेशन इंटरफेस है। सबसे पहले जब स्टूडेंट पैनल की ऐप ओपन होती है तो ये एक स्प्लैश स्क्रीन की तरह ऐसे ओपन होता है। इसके अंदर स्टूडेंट ने सिर्फ एक दफ़ा डबल टैप करना है और हमारी ऐप पूरा गाइड कर रही होती है कि अभी आप ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये एरर है, आपने ये चीज़ करेक्ट नहीं डाली। अभी यहाँ पे जब स्टूडेंट पैनल ऐप ओपन होगी तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको लॉगिन करना है, तो आप लॉगिन करने के लिए आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड डालना है। तो यूनिक आईडी और पासवर्ड डालने के लिए स्टूडेंट टैप करेगा डबल और बोलेगा कि माई यूनिक आईडी इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे स्टूडेंट ने इमेज लेक्चर ओपन करना है तो अगेन वो डबल टैप करेगा और अपने लेक्चर का टॉपिक बताएगा, ग्रुप का नाम बताएगा, तो यहाँ पे ऐड इमेज लेक्चर ओपन हो जाएगा। अगर वो ग्रुप के अंदर ऐड है, अगर वो ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है तो यहाँ पे उसको मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा कि वो इस तरह के किसी ग्रुप में ऐड नहीं है। मतलब टोटली गाइड किया गया है कि कहाँ पे कोई इशू आ रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्शन भी मिस हो गया है या नहीं इंटरनेट चल रहा तो हमारी ऐप मैसेज डिस्प्ले करती है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, उसको चेक करें। इसी तरह अगर स्टूडेंट ने ऑडियो मैसेज ओपन करना है, अगेन वो लेक्चर का नाम बताएगा, ग्रुप का नाम बताएगा, तो उसका ऑडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा और वो इजीली स्पीच कमांड्स के थ्रू बताएगा कि स्टार्ट, और उसके बाद अगर इसने ऑडियो लेक्चर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना है तो जो वॉल्यूम कीज़ हैं उसके थ्रू वो ऑडियो मैसेज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकता है। बाकी ये हमारी जो इमेज लेक्चर से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होता है और पीडीएफ लेक्चर से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अंदर ये है कि अगर स्टूडेंट ने कहीं से भी किसी एक स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट करना है तो वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है, रिपीट कर सकता है, प्रीवियस जा सकता है। इसी तरह ये पीडीएफ लेक्चर है, जैसे वहाँ पे आपको शो किया गया था कि एक सीवी थी जो टीचर ने सेंड की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होकर शो हो रहा है और यहाँ पे अगर स्टूडेंट डबल टैप करके बोलेगा कि इसको स्टार्ट करो तो हमारी जो ऐप है वो स्टार्ट कर देगा इसको। इसी तरह अगर स्टूडेंट ने अपना इमेज मैसेज या ऑडियो मैसेज सेंड करना है तो वो अगेन डबल टैप करेगा और बोलेगा कि सेंड ऑडियो मैसेज, और उसके बाद हमारी ऐप टोटली गाइड करेगी कि इस तरह डबल टैप करें और ये बोलें रिकॉर्ड करने के लिए और इसको कैंसिल करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग। आई थिंक आप लोगों ने एग्जीक्यूशन वीडियो देखी होगी, तो ये कुछ मैसेजेस शो किए गए हैं जो स्टूडेंट ने सेंड किए हैं। आगे हमारी वेबसाइट है जो हमने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के लिए बनाई है और उसका ये होम पेज है। होम पेज के अंदर जैसे आगे अस्कर ने डिस्क्राइब किया है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे स्कूल की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फुलफिल करने की कोशिश की है। और ये एडमिन डैशबोर्ड है। एक्चुअली जो एडमिन डैशबोर्ड है वो स्पेशली जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके लिए बनाया गया है। इसके अंदर प्रिंसिपल के पास एक लॉगिन आईडी है जो सिर्फ प्रिंसिपल के पास है। वो यहाँ पे एक यूनिक आईडी ऐड करेगा। अगर वो पासवर्ड भूल गया है तो वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा और अपना ईमेल ऐड करेगा, उसको रीसेट पासवर्ड ईमेल सेंड हो जाएगी। उसके बाद वो वहाँ से इजीली अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। और हेलो, हेलो, आ रही है मेरी?
जी जी असद आ हाँ रही जी है आवाज, कंटिन्यू करें। जी असद कंटिन्यू करें, असद आ रही है। अच्छा उसके बाद हेलो, जी बोलें सर। ये जो PHP की आपने वेबसाइट बनाई है, इसमें कौन सी आपने लैंग्वेज यूज़ की है? वेबसाइट PHP यूज़ किया हुआ है इसमें? जी सर PHP यूज़ किया। इसमें फ्रेमवर्क है या CMS में क्या यूज़ किया हुआ है? सर हमने सिंपल बेसिक लेवल पे जो PHP लैंग्वेज है उसको यूज़ करके, और फ्रंट एंड हमने बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, CS, HTML5 को यूज़ करके ये एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई है। कोई ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग है या जस्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? सॉरी सर आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अब आ रही है बात? जी सर अब आ रही। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ की है या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज़ की हुई है? सर इसके अंदर एक्चुअली हमारे जो डेटाबेस है ना वो फायरबेस कनेक्टेड थी, हमें और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल हमने इसको फायरबेस के साथ कनेक्ट किया है और सारी चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट ओके, करके तो HTML5 बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करके इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। वो तो आप सही, HTML तो जस्ट इंटरफेस हो गया ना, पीछे प्रोग्रामिंग। जी अगर जी इसको एक्सटेंड करना पड़ जाए, तो अगर कोई आप फ्यूचर वर्क में कोई काम इसको एक्सटेंड करे तो वो किस तरह करेगा अगर आपने कस्टम कोडिंग किया है तो? जी सर एक्चुअली हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी फायरबेस की, तो फायरबेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने ये सारे जैसे यूज़र यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन बना के हमें दिया हुआ है फायरबेस ने, तो हमने सिर्फ उसको यूज़ करना सीखना है, और वो कैसे यूज़ करना है वो वेबसाइट के अंदर ऐड करके, वो जैसे अरे वगैरह यूज़ करके तो हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे। चलें ठीक है। और यहाँ पे ये आल यूज़र्स की जो पेज शो हो रहा है, इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं वो शो हो रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा प्रिंसिपल है वो जो टीचर्स हैं उनको डिसेबल कर सकता है और इनेबल कर सकता है। और उसके अलावा उसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। सेटिंग के अंदर अगर वो अपना ईमेल चेंज करना चाह रहा है वो ईमेल चेंज कर सकता है अपना, और अगर वो अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहा है तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अगेन अगर पासवर्ड चेंज करना है तो वो अपना ईमेल टाइप करेगा और उसको रीसेट पासवर्ड की एक मेल सेंड हो जाएगी, उसके बाद इजीली वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। आगे ये कंक्लूजन के लिए मैं अस्कर को इनवाइट करूँगा। अस्कर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पार्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी कंक्लूजन में हमारा यही है कि अपना जो हमने मोबाइल एप्लीकेशंस हैं हम मतलब हमने सारा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम स्कूल में गए, वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट्स गैदर की, और जो हमारा बेसिक पर्पस था कि हमने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है, और एट द एंड जब हमने एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन कर ली, तो जब हमने मतलब स्कूल्स वालों के साथ हमने अपना सेशन रखा, तो उनके मुताबिक जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनके मुताबिक हमने सारी चीज़ें फुलफिल कर दी थी। तो बाकी ये है कि फ्यूचर में जैसे कि अब सर ने बोला कि अगर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन का वो बोलेंगे तो हम उनके साथ टच में हैं, तो जिस तरीके की भी वो कहेंगे कि इसमें ये एडिशन कर दें तो इंशाल्लाह हम उनको करके दे देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और ये थोड़ा सा डेटाबेस को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ये माई असिस्टेंट ये एक फाइल डेटाबेस है जिसके अंदर एक ग्रुप्स, यहाँ पे ये नोट्स के जैसे आपको नोट्स नज़र आ रही हैं फाइलबेस के अंदर, ऐसे डाटा सेव होता है। ऊपर ग्रुप का नोड है हेड, उसके नीचे एक यूनिक आईडी असाइन की गई है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रुप की आईडी है और जिस यूज़र ने क्रिएट किया है ये सारा, और आगे ये स्टूडेंट, इसी तरह यूज़र, मैसेजेस और नोटिफिकेशन, ये डेटाबेस की एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो किया गया। थैंक यू। सर जी अब आप अपनी वो एग्जीक्यूशन वाली ऐप शो कर दें, आप वीडियो
वीडियो बनाई हुई थी वो दिखा दूं चला के। अच्छा जो वीडियो है यार वो चला दो। Hello everyone, this is our app for admin site. हेलो वीडियो शो हो रही है? जी असद हो रही है शेयर, हाँ आप ना असद हो रही है, स्टार्ट। आप कंटिन्यू रखें यार, कंटिन्यू रखें। Named my assistant. Splash screen. आवाज भी आ रही है? These are the welcome slides. आवाज आ रही है साथ साथ के नहीं? जी जी हर चीज ओके, आप स्टार्ट कर दें। हाँ Admin can create new account. For this click on sign up. Login from here. If admin lost his password, then admin can recover his password using email. Then reset password email is sent to the admin, and using this email admin can easily reset his password. For example, I type my email, reset password. Now recovery email sent successfully. Check your inbox. See here, reset password for my assistant app. Click this link. Type new password. For example, I type my new password this. Now you can now sign in with your new password. Now I am logging with my last account that I was created. Let's log in. Now I am logged in. Profile section, admin can set his name, image and status. For example, click on profile, change name from Asad to Asad. In the same way, admin can change his image and status. In add student section, admin can easily add student. For example, student name Askar, student class 4, unique ID 4563, password 1234, 1234, and student image. Let's suppose I set this image. Click on submit, submit again. Student is added successfully. In your student section, admin can see all registered students. For example, these are two students registered, Askar and Hassan. Click on Hassan student. See here, Hassan is online. Our app show a student last login online feature. And in this layout, receive message from student is displaying. I show you this by example after some time. Click on app action bar. Admin can change his student name, class, student ID, password, and also remove student and also set student image. For example, view image and also change student image. In for example, I change student class from 4. Hello, everything is okay? जी जी सही चल रहा है,
ठीक। हाँ जी सर, जी ठीक है, सुन रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक है। असद वीडियो की ना ऑडियो जो है ना वो पॉज हो चुकी है, ऑडियो नहीं ओपन। चलो मैं इसको दोबारा करता हूँ। successfully in अब ठीक है? जी हाँ जी जी, असर ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। make new group section, admin can easily make new group. For example, enter group name science, click on save change. Group science is created successfully. In your group section, admin see all created groups. See English and science, two created groups. In science group, admin can add students, remove students, settings and delete group. In add students, student to admin easily add students and remove students. Admin remove students easily. And in setting, admin change group image. For example, set this image as a group image. Change group name and also remove group. Admin can send image message, PDF message, audio recordings, and send audio from storage and also text messages. For example, I sent message. Topic name. Topic name is most important because our student is blind, so topic name must be unique. Because in student section, in student side, blind student can easily open lectures using this topic name. That's why topic name is important and must be unique. For example, I add topic name lecture 1 and set image. For example, I set this image. Our app extract text from image, and in blind student can easily listen this text. And in PDF file we add, for example, I add lecture 1 again. Then this show daily topic exists with this असद name. So topic name must be unique. For I add lecture 2. सर असद अगर मैं कहूँ कि जो आपको सिस्टम बनाने में कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं तो एलैबोरेट करेंगे। जी सर, फ्रॉम जीरो। एक्चुअली ये सर एक्चुअली ये इंटरनेट से बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ी है इसके लिए हमें, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नया था। और हमने पहले इसके लिए एक वो फीचर ऐड किया था जिसके अंदर एक, यहाँ हमारी ऐप के अंदर ये है कि स्टूडेंट डबल टैप करता है, उसके बाद कोई भी अगर उसने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो वो डबल टैप करता है। तो पहले हमने ये चीज़ ढूंढी थी कि उसको डबल टैप ना करना पड़े। तो इसके उसके अंदर एरर्स बहुत ज़्यादा थे। जैसे आपने गूगल वो जो है गूगल असिस्टेंट वो कभी यूज़ किया हो तो उसके अंदर ये है कि वो अगर उसको कुछ भी बोलें, अगर आप हे गूगल बोलते हैं तो उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद जो भी आपने उसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है तो वो करते हैं। तो ये तो एक्चुअली फिर वो गूगल का था, इस तरह का हम काफ़ी सर्च करते रहे हैं तो हमें नहीं मिला। तो एक मिला था जिसके अंदर वो ये था कि ऑलवेज एक्टिव होती है ऐप। अगर वो स्टूडेंट कहीं दूर है या कोई और भी बोल रहा है ओपन लेक्चर या समथिंग तो वो ऐप ओपन हो जाती थी। तो वो इस तरह बेस्ट नहीं था। इस पे ये इशू था ना सर, वो फिर गार्बेज भी क्या है। कलेक्ट कर लेता था सिस्टम और वो फिर वो अकॉर्डिंगली तो रिस्पॉन्ड नहीं था कर पाता। ओके नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या इशू तो फेस उसके किया आपने।
उसके बाद फिर हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि डबल टैप करके उसने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना ये ज़्यादा बेस्ट है, और उसके अंदर एरर्स और वो जो गार्बेज वगैरह है वो फेस नहीं करनी पड़ती स्टूडेंट को। उसके बाद ये जैसे मैसेजेस सेंड करना, रिसीव करना और फायरबेस के अंदर उसको कनेक्ट करना, ये ज़्यादा यही था कि इंटरनेट से बहुत ज़्यादा सर्च करनी सर पड़ी हमें, बहुत ज़्यादा इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन। जो चीज थी वो एक फंक्शन है जिसमें सर वो जब स्टूडेंट है ना वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। ब्लाइंड है तो वो एक डॉक्यूमेंट है उसके पास, तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है वो लिसन करना। सो फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि यूईटी इज, तो जो यूईटी इज का वर्ड है वहां से स्टार्ट करना चाहिए उसको। मीन्स कि वो पहले सर्च करेगा पूरा डॉक्यूमेंट जहां पर ये यूनिक वर्ड है, वहां से फिर वो स्टार्ट करेगा। तो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम थी कि अगर वो 2 टाइम्स वो वर्ड लिखा हुआ है तो फिर उसको कैसे वो करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि ये यूनिक वर्ड कौन सा है। तो ये भी एक मसला था सर इसमें। जी और कुछ या यही थी? और सर फिर एक इशू ये बन गया था कि अगर जैसे वो कह रहे हैं कि अगर जो वर्ड्स हैं वो मतलब 2 मरतबा आ रहे हैं, 3 मरतबा आ रहे हैं, तो सर अगर वो इसमें फिर हमने ये किया कि हमने प्रीवियस और नेक्स्ट किया कि अगर वो एक वर्ड से स्पेसिफिक वर्ड से उसने रीड करना स्टार्ट किया तो हम हमारी जो स्टूडेंट है वो जो पिछली लाइन से रीड करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो वर्ड बोलेगा तो वो जो पीछे ये जो वर्ड्स यूज हुआ होगा वो वहां से इसको स्टार्ट कर देगा। तो इसमें सर ये प्रीवियस और नेक्स्ट इसमें भी सर मतलब जो हमने प्रेजेंटेशन दी थी तो उसमें नहीं था, तो फिर सर ये जो हमारे एचओडी थे उन्होंने ये हमें रिकमेंड किया था कि यार ये चीज भी इसमें ऐसे होनी चाहिए कि अगर वो कोई प्रीवियस लाइन रीड करना चाह रहा है, ठीक है, यही वर्ड अगर कहीं पीछे मौजूद हो वो इससे रीड करना स्टार्ट कर रहा है तो आपके पास इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। तो फिर उसको सर फिर हमने इवेल्युएट किया। तो आप लोगों का काम डिवाइड थे या सर मिलके काम करते थे आप लोग लाइक सिस्टम डेवलपमेंट में? एक्चुअली सर हमने ये सारा मिलके किया है, क्योंकि हमारा ये जो काम था जब यूनिवर्सिटी ओपन थी हमने तभी कर लिया था, तो वहाँ पे हम तीनों हॉस्टलाइट थे तो मिलके काम किया हमने। हम तीनों को मतलब सेम लगा लें काम सारा आता है। तो ये था अगर किसी को कोई इशू आ रहा है या फ्रंट एंड किसी को हमने डिज़ाइन करने के लिए बोल दिया है तो कोई अगर उसने फ्रंट एंड कर लिया दूसरे को बैक एंड, मतलब मिलजुल के किया सारा। तो अगर किसी स्पेशलिटी पूछूं कि जी डिजाइनिंग किसने की है, सबने की है या किसी एक ने ज्यादा किया है? सर सबसे पहले जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करके आए थे, स्कूल वजीराबाद स्कूल था, तो उधर से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद सबसे पहले हमने जब इसका डिज़ाइन किया था तब तीनों मिलके बैठे थे और इसका जो डिज़ाइन है वो 3-4 दफ़ा हमने रिव्यू किया कि इसको डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। डिज़ाइन के बाद सर जब हम इसकी प्रोसेसिंग पर आए तो जब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म था उस पर हमने जब इसको स्टार्ट किया तो उसमें हम डेली बेसिस पर जो है ना वो एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटीज़ होती है ना डिफरेंट, और उसमें क्लासेस होती हैं। तो हम क्या करते थे, एक एक्टिविटी को पकड़ते थे और उसकी जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो हम डिवाइड कर लेते थे कि ये इस क्लास पर तुम काम कर लो, इस क्लास पर मैं काम कर लेता हूँ। फिर फाइनली उस काम को मर्ज करते थे, उसमें फिर जो एरर्स आते थे उसको रिमूव कर लेते थे और इस तरह एक एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते थे। और इस तरह से हमने अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंप्लीट की और ओवरऑल जो काम है ना उसको हम लेके चले। तो आपका इंटरफेस कितना यूजर फ्रेंडली है, कभी इसको टेस्ट किया आपने? जी सर। आपका जो यूजर इंटरफेस है कितना यूजर जी फ्रेंडली है? सर अपनी अगर तरफ से मैं कहूँ हमने तो किसकी भी पूरी बाकी कोशिश की है। सर, देखिए हमारे यूजर्स ये जो है ना देखिए, वो तो एक्चुअली 2 मैयर टाइप्स हम के हैं ना, कैसे एक करेंगे? ब्लाइंड आप साइड है। आपने एक मिनट मुझे जी जी वन सर। सेकंड, आपने कहा जी हमारी तरफ से यूजर फ्रेंडली है, तो मैं कैसे मैयर करूंगा कि आपकी तरफ से ये सिस्टम यूजर फ्रेंडली है और यूजर साइड से वो कितना इजीली सिस्टम को यूज करते हैं? इस चीज को आपने मैयर किया है कि आपने सिस्टम बना दिया, जस्ट डिप्लॉय कर दिया, चले ना चले, इसको मैयर किया है कि सिस्टम कितना आसानी से लोग यूज कर रहे हैं, जी सर बिल्कुल। ब्लाइंड पीपल? एक्चुअली हम जब ये बना रहे थे ना तो हमारी डेली स्कूल वालों के साथ मीटिंग होती थी, तो वो ये बता रहे होते थे कि ये चीज़ आप इसको हमारे लिए अगर आप इसको ऐसे कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ज़्यादा तो ये हमारी इस चीज उनके को आपने इंटरेक्शन के साथ। डॉक्यूमेंटेड किया है? इस चीज को आपने डॉक्यूमेंटेड किया है कि जी पहले हम जब पहला इंटरफेस लेके गए थे उसको ये इशू थे, फिर फर्दर रिक्वायरमेंट के बाद हमने चेंज किया, इस चीज को डॉक्यूमेंट किया हुआ आपने? रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है ना ये चीज। सर एक्चुअली हम पता क्या करते थे, हम करते ये थे कि जब स्कूल में हम जाते थे ना तो मीटिंग्स के दौरान
हम एक्चुअली ये भी किया करते थे कि उनकी जो वाइस प्रिंसिपल्स हैं या टीचर्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो या लिख लिया करते थे, या जो रिकॉर्ड है अपने वॉइस में उनकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड कर लेते थे, और उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना इस तरह हमने कहते थे सब। तो मतलब ये चीज़ आपने तो थीसिस में मेंशन की है कि जी पहले ये थी रिक्वायरमेंट, मतलब यूज़र साइड से चेंज हुआ तो फर्दर आपका सिस्टम जैसे एवेलुएट होता गया है, तो ये चीज़ आपने मेंशन किया थीसिस में? सर ये चीज़ थीसिस में मेंशन तो नहीं की, लेकिन ये है कि जो फाइनल हमारी प्रोडक्ट थी ना, मींस के रिवीजन्स के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट थी, फाइनल लेआउट था, उसको हमने डिस्कस किया सारा कंप्लीटली। ये आपका चलें ये वजीराबाद में आपने बना दिया, अगर सपोज करें मैं इस सिस्टम को उठा कर किसी लाहौर के स्कूल में इम्प्लीमेंट करूं तो वहाँ ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? जी सर, सक्सेसफुल होगा, 100% होगा सर। कैसे? क्योंकि कैसे? सर ये सिस्टम, क्योंकि ये सर जनरल सिस्टम है, हमने इसको सिर्फ वजीराबाद के स्कूल के लिए नहीं किया, ये जनरल है, इसको आप कहीं पर भी कोई भी यूज़ कर सकता है। एक तो ब्लाइंड साइड है, उस पर तो इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एडमिन साइड है वो बहुत सिंपल है। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता सर हम बना सकते हैं। और सर हम जो तीनों ग्रुप मेंबर्स हैं सर, हमारा मतलब ये तो हमारा प्रोजेक्ट था, लेकिन हमारा फ्यूचर प्लान भी है कि हम इसको एक्सटेंड करें। इसमें जो चीज़ें मतलब टाइम की कमी की वजह से या कुछ चीज़ें हमारे जहन में थी कि वो भी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें ऐड करके सर हमारा ये प्लान है कि हम इसको जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उन पर हमारी डिप्लॉय करेंगे। एक्सेस है, तो वहाँ वहाँ इस सिस्टम को डेवलप करें। अगर वहाँ रिक्वायरमेंट चेंज आ गई तो यहाँ और रिक्वायरमेंट थी, कहीं और जाएंगे वहाँ रिक्वायरमेंट चेंज है, तो कितनी आपको देर लगेगी कि आपका कोड या सिस्टम चेंज करने में? सर आपने तो कहा आपने तो यूज़ हमारा किया जो हुआ कस्टम मेजर प्रोग्रामिंग। फोकस सर हमारा जो मेजर फोकस है ना वो एक्चुअली ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमने हर तरह से उनको फैसिलिटेट करना है ब्लाइंड स्टूडेंट्स को। उनको जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया था, हमने कोशिश की है सर कि हम उन सबको जो है ना वो ओवरकम कर सकें। लेकिन अगर फ्यूचर में हमें कोई नज़र आती है चीज़ कि यार यहाँ ये भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जहन में एक चीज़ थी कि यार कि इसमें एक इमेज रिकग्नाइजेशन का सिस्टम होना चाहिए, कि वो स्टूडेंट जो है ना वो चल रहा है तो रास्ते में कोई हर्डल्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो वो उसको इमेज रिकग्नाइजेशन के थ्रू उसको कर सके। लेकिन ये स्कूल वालों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये हमारा अपना एक प्लान था। तो फ्यूचर में ये है कि हम इसको मजीद कर सकते हैं, इसको इस पर वर्क कर सकते हैं। आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज़ की है, फ्यूचर में किसी दूसरे स्कूल की अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो वो तो आपको बड़ा ठीक ठाक टाइम लगेगा कोडिंग करते हुए। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करते तो वो मतलब कोड भी आपका रीयूज़ हो जाता। तो इसमें इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपकी दोबारा मेहनत लग जाएगी, मैं 4 चीज़ें अगर इसके अंदर चेंज सर कराऊँ तो आपको तो दोबारा कोडिंग करनी पड़ जाएगी। सर देखिए, जो ब्लाइंड साइड है ना उसमें तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा, उसमें हमें कुछ भी चीज रिमूव नहीं करना पड़ेगा। ब्लाइंड साइड में चीज़ें ऐड होंगी, रिमूव नहीं होंगी, क्योंकि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो जहाँ पर भी हैं उनको जो डिफिकल्टीज हैं वो एक तरह की ही आती हैं, चाहे वो वजीराबाद के हैं चाहे गुजरांवाला के हैं। लेकिन जो टीचर वाली साइड है, एडमिन साइड है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है, और वो हम इंशाल्लाह इजीली सर कर सकते हैं। सर वो जो तो आप बात करें डिस्प्ले किया हुआ है चीज़ों को, तो वो एक्चुअली हमारी डेटाबेस जो मेन डेटाबेस है वो है फायरबेस है, तो उसके लिए कनेक्ट करने के लिए जो उन्होंने फायरबेस वालों ने रूल्स बताए हैं हमें तो वही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उसके अंदर अपडेट आती है तो ऑब्वियसली वो अपडेट हमें फायरबेस फायरबेस सर। ओके, इसकी कितनी रिकॉर्ड लिमिटेशन है? उसके बाद मतलब ये स्लो हो जाएगा क्या? इसकी कभी स्टडी किया है? कितना लोड कर सकता है, कितना डेटा सेव कर सकता है ये? सर एक्चुअली जब हम ये स्टडी कर रहे थे कोर्स तो हमने सर्च किया था, तो काफ़ी जो साइट्स हैं वो फायरबेस यूज़ कर रही हैं, गूगल की है, बाकी ये इसके अंदर वो सर इसमें डिफरेंट ऑप्शन भी सर हैं। इसमें भी डिफरेंट वो ऑप्शन देते हैं, जिसमें प्रो फीचर भी है, और इसमें आपको मीन्स लाइसेंस वगैरह अगर आप बाय कर लें तो अनलिमिटेड भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बाय करना पड़ता है एक तरफ साइड और एक तरफ आपको प्रो साइड इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो लाइसेंस वगैरह बाय करके तो आप अनलिमिटेड डाटा जितना मर्जी लिस्ट हो। नहीं चले जी मान लिया बिल्कुल। अनलिमिटेड करते हैं, डेटा करते हैं, सपोज करते हैं कि जी अगर 5 लाख स्टूडेंट्स का ये आपकी एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान में इंस्टॉल हम कर देते हैं, 5 लाख स्टूडेंट हो जाते हैं, अब क्यूरी करते हैं, क्यूरी स्लो हो जाती है, रिकॉर्ड स्लो लेके आता है, तो क्या करेंगे उसको पास करने के लिए?
ये पूरे पाकिस्तान में आपके जी सर, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सर देता हूँ बिल्कुल ठीक कह और रहे एक हैं। एक जी सर, आप ठीक बात कर रहे हैं। तो ये है कि सर मतलब हम अभी BS CS के स्टूडेंट्स थे, तो हमने अपनी एक्सपर्टीज के यस मुताबिक मतलब चीज़ें की हैं। तो अभी ये ये है है कि कि और भी हम डिफिकल्टीज लर्निंग कर रहे हैं। तो जी सर, तो फ्यूचर में सर डेफिनेटली अगर डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी तो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला वो अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो हम फ्यूचर में उनको कवर कर लेंगे। तो बाकी सर ये जो आप चीजें कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये इस तरह हो सकता है कि जो हमारा सिस्टम है, जैसे लास्ट टाइम ड्यूरिंग वोट जब पाकिस्तान में वोटिंग हो रही थी तो हमारा सिस्टम जो ऑनलाइन था वो डेड हो गया था। तो क्योंकि यूजर्स बढ़ गए थे, तो हम सर आपकी बात पिक कर रहे हैं। तो इस तरह हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज वाकई हैं। तो सर हम इनके बारे में नेक्स्ट इंशाल्लाह जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज मैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ और एडमिन ने बाय मिस्टेक मेरे क्रेडेंशियल्स रिमूव कर दिए हैं, तो मुझे तो मतलब इसका क्या प्रोसेस होगा? मुझे कोई फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा, एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी, या क्या इसमें मुझे आसानी क्या है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि हर्डल्स रिमूव करनी है उनके लिए, उन्हें ईज़ प्रोवाइड करनी है, मुझे क्या फ़ायदा? मैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इशू आ गया, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए ये है कि अभी अगर ऐप के अंदर आप रिमूव हो गए हैं तो हमारी मैसेज तो डिस्प्ले करेगी कि अब आप लॉग इन नहीं कर सकते, आपको रिमूव कर दिया गया या जो भी है। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली टीचर से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको आपने शायद कभी गूगल वो जो एक गूगल असिस्टेंट के अंदर एक ऑप्शन होती है कि ब्लाइंड स्टूडेंट मोबाइल यूज़ कर सकते हैं यूजिंग फिंगर, तो वो मोबाइल ऑपरेट कर रहा होता है कि आप इस टाइम इस पे टच कर रहे हैं ये चीज़। तो जो स्टूडेंट है वो ईज़िली कॉल कर सकता है टीचर को। तो अभी ये जो हमने ऐप बनाई है ये गूगल असिस्टेंट, ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही थी। अभी हम गूगल असिस्टेंट को कहते हैं कि वो व्हाट्सएप ओपन कर दे, तो वो व्हाट्सएप ओपन कर देता है और वो कॉल नहीं उस पर कॉल या मैसेजेस नहीं करता, आगे वो स्टॉप हो जाता है। तो अगर कॉल करनी है तो इसके लिए तो पहले गूगल असिस्टेंट ने काम किया हुआ है, वो सिंपल मेक अ कॉल भी टीचर करेगा, तो कॉल करके तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है टीचर को जो भी प्रॉब्लम है। और स्टैट्स क्या हैं कि आपने जैसे अभी सर पूछ रहे थे, आपने कितने ब्लाइंड स्टूडेंट पे, मतलब आपकी पॉपुलेशन का साइज़ क्या है जिन पे आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, अपने इस एप्लीकेशन को चेक करने के लिए कि आया ये चीज़ वही काम करी जिसके लिए आपने इसको डिज़ाइन किया? क्योंकि हमारा मकसद तो ब्लाइंड को सपोर्ट करना है ना कि एडमिन को सपोर्ट जी करना है। एडमिन तो पहले ही कितनी एबिलिटीज़ के साथ हैं पूरे। तो बिल्कुल। कैसे पता चला आपको कि ये, लेट्स सपोज आपने 100 स्टूडेंट पे इसको टेस्ट किया है, तो उसमें से कितनों का क्या रिस्पॉन्स आया है? कोई ग्राफिकल आपने इसको अपने थीसिस में रिप्रेजेंट किया है, स्टैट्स बताए हैं कि पहले इतनी पॉपुलेशन पे अप्लाई किया, फिर मैम ये जो हुआ? हमारा हमारा जी मैम, हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम जो है ना इसको खुद स्कूल जाकर डिप्लॉय करेंगे, और साथ जो है ना वो बल्कि हमने इनविटेशन भी दिया था प्रिंसिपल को, और उन्होंने आना था हमारे उधर डिपार्टमेंट में, और उसको बाकायदा हमने वो डिप्लॉय करके फिर ही आना था। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से मैम ये चीज़ जो है ना हम मिस आउट कर गए हैं कि हम उधर जाकर उसको डिप्लॉय नहीं कर पाए। तो ये चीज़ वैसे हमारे माइंड में भी थी कि हम उधर जाकर वो डिप्लॉय करके सिस्टम, लेकिन कोरोना वायरस की इशू की वजह से मैम ये चीज़ जो है ना वो लैग कर गए हैं। जी, बाकी हमने खुद इसको टेस्ट किया है घर में, हमने तीनों ने आपस में भी टेस्ट किया है और घर में जो हमारे पास बाकी फ़ोन्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके, तो बिल्कुल सही ये है कि वर्क कर मैम रही थी। उधर जो मैम थी उनके साथ हम कांटेक्ट में रहे थे, जो उधर स्कूल में मैम उनके साथ हम अभी भी कांटेक्ट में, तो उनके साथ हमारी बातचीत होती रही है, और उन्होंने एप्लीकेशन भी हमारी इंस्टॉल करवाई और स्टूडेंट्स के साथ एक दो के साथ इंटरेक्ट भी किया उसके थ्रू। तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उनका। बाकी ये है मैम कि जब अभी सितंबर में स्कूल्स ओपन होंगे तो डेफिनेटली हमने ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो है, लेकिन हमने अपने जो एज पर HOD जो हमने उन्होंने उन्होंने हमें बताया था कि इस तरीके से आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, तो हम जाएंगे वहाँ पर इसको ये जो हमारा सिस्टम है वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर कोई इश्यूज आए तो फिर डेफिनेटली उनको रिजॉल्व करके उनको एक इम्प्लीमेंटेड सिस्टम इंशाल्लाह देके आएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करें प्लीज, तो आप क्या? मैम लिमिटेशन में एक तो जैसे वो प्रोजेक्ट सर ने पहले अर्ज की कि जो अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं,
तो सिस्टम स्लो होने के चांस हैं, क्योंकि डाटा अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैनेज करना डेफिनेटली मुश्किल है। तो ये चूंकि अभी हमने प्रॉब्लम फेस नहीं की तो इसको हम टैकल भी अभी शायद ना कर सकें। और इसके अलावा ये है कि जैसे हम करना चाह रहे थे कि इसमें इमेज का कुछ करना चाह रहे थे, और लेकिन वो चूंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी स्कूल वालों की तो सर हमने काम भी नहीं किया। और ये एक दो मेजर चीज़ें थी जो करना चाह रहे थे। इसी तरह मैम हम जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉल वगैरह का तो वो हमने नहीं ऐड किया। जैसे आपने बोला कि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किस तरह करेंगे, तो हमने आपको बताया कि वाया फोन कॉल ही करेंगे। उनको गूगल असिस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये भी एक लिमिटेशंस में आ जाता है कि हमें मतलब उनको प्रोवाइड करना चाहिए था मैथड जिसके थ्रू वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिस तरह बिल्कुल रीसेट पासवर्ड वगैरह की रिक्वेस्ट होती है। तो इस तरह इसमें भी होना चाहिए था। सर मैम, तो ये भी हमें जो अभी लिमिटेशंस लग रहा है ना में कि चीज है। वो इसमें हमें जो लग रहा है कि जो लिमिटेशन है वो इसमें मेजर एक ही आ सकती है कि सिस्टम स्लो हो सकता है जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा गैदर करेंगे हम डेटाबेस में। तो वो है, उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो तब ही मुमकिन होगा जब हम इसमें इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट स्कूल्स में। जी इसको मुहैया किया है कि कितने स्टूडेंट तक आपका सिस्टम सही चलेगा और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद ये स्लो होने लग जाएगा? कुछ आइडिया है कितना डेटा मिनिमम सर एप्लीकेशन आपकी सही रन हो सकेगी? सर देखिए, डेटाबेस जो है ना ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये जो फायरबेस का है। तो इन्होंने तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मीन्स के डाटा प्रोवाइड किया हुआ है कि आप इसमें वो डिफरेंट, जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि वो इनके डिफरेंट लाइसेंस वगैरह भी हैं, वो खरीद के आप इसकी जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फायरबेस की डेटाबेस की रेंज जो है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिसके अगर वो फिलहाल 50 जी दे रहा है, 50 GB, तो हो सकता है वो 200 GB भी देता हो। लेकिन ये है कि हमने इसको भी चूँकि तो सर, इतना डाटा हमने स्टोर नहीं किया, ये प्रॉब्लम हमने फेस नहीं की, इस वजह से हमें इसका नहीं पता। बाकी फायरबेस सर गूगल की ब्रांड है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अंदाज़ा तो है कि कितना डाटा एंटर कर लेगी। चलें ठीक है, ओके। और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी मैम आप भी और सर आप भी आपका शुक्रिया। आपने मतलब काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं, गाइड की हैं। क्योंकि जैसे हमने बताया कि हमारा फ्यूचर में भी प्लान है, तो इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए अपने कि हमारा सिस्टम अगर यूजर्स बढ़ जाते हैं तो वो डेड ना हो। और जिस तरह कि मैम ने एक पॉइंट बताया कि अगर वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाह रहा है तो उसके लिए भी कोई एक अल्टरनेटिव वे होना चाहिए। तो इंशाल्लाह सर हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है। अगर एक्सटर्नल्स का क्वेश्चन है तो आप कर लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है अस्कर, आप लीव कर जाओ और हाफिज अबू बकर से कहें कि ज्वाइन करें और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें दूसरे ग्रुप। जी ठीक है सर, मैं उनको बता देता हूँ। ठीक, थैंक यू सर, अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू। जी हाफिज अबू बकर, स्टार्ट करें आप फाइल वालेकुम की सलाम। इंट्रोडक्शन। वालेकुम अस्सलाम। सर हमजा स्लाइड शेयर कर दे, वो आ रहा है। हमजा स्लाइड शेयर कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
So today the topic of our presentation is virtual lawyer. The name of my project members are as follow with the registration numbers. Let's proceed with the table of contents. Next slide. इसको फुल स्क्रीन करके चला दें ज़्यादा बेटर रहेगा स्लाइड इफ पॉसिबल। हमजा स्क्रीन फुल कर दो और नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाओ। हमजा हाँ जी, आप प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें ना, वो जब तक फुल स्क्रीन कर देंगे, आप कैरी ऑन करें। जी ठीक है सर। Sir, let's proceed with the table of contents. The table of contents for the today presentation will include the introduction. The introduction will contains the overall overview of the project, the objectives, the goals of the project, the goals we are going to achieve with this project, and then the literature overview and the past work for the project, and then gain, outcome, and the current status of the project, and then the problem statement, the problems we have faced while solving while creating this project, and why we have created this project, methodologies, the implementations or the systems that we have used to solve this, development tools, the technology we have used to complete these projects, outputs of the projects, target audience, the audience that we have chosen, like the users and the lawyers of the projects, conclusion, the overall conclusion for the project, and the references. So let's move with the introduction. जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो लीगल सिस्टम है वो टोटली मैनुअल है और रजिस्टर्स के थ्रू काम होता है। तो हमने जो वेबसाइट बनाई है इसके थ्रू हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम लोग एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे लॉयर्स और यूज़र एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे के साथ बात कर सके और डिफरेंट लॉज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी लॉ है वो तो सारा मैनुअल है, तो हैसल फ्री एक सिस्टम बनाना हमारा मकसद था, जिसके थ्रू लीगल जितने भी काम है वो एक वेबसाइट के थ्रू या एक सिंपल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सॉल्व कर सकें। उसके बाद जो ओवरऑल ओवरव्यू है, virtual lawyer is the system to provide legal services to the customer online. The system will be able to connect lawyers with the customers and to provide legal answers to the question asked by users and suggest them an optimal solution. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। हमारे प्रोजेक्ट के जो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एज फॉलो हैं। वो ये है कि जो हमारी वेबसाइट का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कस्टमर्स को जो कि लॉज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं या लॉज के रिलेटेड सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म परफॉर्म करना ताकि वो मुख्तलिफ लॉयर्स के साथ कनेक्ट हो सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें और सिक्योर तरीके से ऑर्डर क्रिएट कर सकें। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉज हैं, आप बगैर किसी लॉयर के साथ इंटरेक्शन किए बगैर आप उसको वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अपने केसेस को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। विद चैट एप्लीकेशन के थ्रू आप उनके साथ चैट कर सकते हैं या अपना एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ऐसी वेबसाइट बनाना जिसके थ्रू तमाम जितने भी प्रोसेसेस हैं लॉ के वो बगैर किसी फिजिकल कोर्ट में जाए बगैर आप कर सकें। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं या कॉर्पोरेट कोई लॉ वगैरह आप उसको देखना चाह रहे हैं या आप कोई डिवोर्स वगैरह फाइल करना चाह रहे हैं, आपको जस्ट वहाँ पे एक किसी अपने स्पेसिफिक लॉयर को ढूंढना है। जैसे फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाके हम डिफरेंट लॉयर्स को ढूंढते हैं, इसी तरह हमने वहाँ पे जाके अपने डिफरेंट लॉयर्स को ढूंढना है और वो लॉयर्स जो हैं वो आपके साथ एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगी और उस ऑर्डर के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और जो लॉयर है जो रेलिवेंट लॉयर है वो आपको आपके असाइनमेंट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी देता जाएगा और आपके असाइनमेंट के ऊपर आपको अपडेट भी करता रहेगा कि आपका जो असाइनमेंट है वो इस टाइम किस स्टेटस पे मौजूद है। उसके बाद है जी लिटरेचर ओवरव्यू। लिटरेचर ओवरव्यू में ये है कि पहले जैसे जितने भी सिस्टम्स थे इस तरह के पाकिस्तान में वो सारे उसमें उनमें बड़ा एक हैक्टिक सिस्टम था। वो ये था कि एक ऑल पाकिस्तान लॉ साइट है, उसके अंदर जस्ट आप मुख्तलिफ लॉज को देख सकते हैं या मुख्तलिफ केसेस जो सॉल्व हुए हैं अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस सॉल्व हुए हैं आप उन सिर्फ जस्ट केसेस को देख सकते हैं। हमने क्या किया है कि हमने वो जो केसेस हैं उनके कुछ पैरामीटर्स लेके इसके एंड में एक एआई मॉड्यूल भी उसमें हमने ऐड किया है। उसका ये मकसद था कि हम
एक रियल टाइम में जज के पास जाने से पहले उस स्पेसिफिक केस के मुख्तलिफ पैरामीटर्स के आंसर करके ये बता सकें कि जज कितने % प्रिडिक्शन हमारे हक में देगा या हमारे खिलाफ देगा। तो इसके रिलेटेड हमने फीचर ऐड किया है। उसके बाद पाकिस्तान में 2002 में एक साइट क्रिएट हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कि वो पाकिस्तान लॉ साइट के नाम थी, जिसमें सिर्फ आप मुख्तलिफ लीगल जो हैं वो लीगल दस्तावेज़ात जो है उनको देख सकते हैं, या पुराने केसेस की जो FIR वगैरह दर्ज हुई हैं या उनके जो भी अदालत ने फैसले किए हैं उसको हम देख सकते हैं। तो हम चाहते थे कि हम एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाए जो इसको मज़ीद इम्प्रूव करे, जहाँ पे आप लॉयर के साथ बात भी कर सकें। एक ओवरऑल एक पूरा सिस्टम हो जिसमें लॉयर अपनी प्रोफाइल के अंदर अगर लॉगिन करें तो वो अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड डाटा चेक कर सकें, वो देख सकें वो कितने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी मर्जी से वहाँ पे क्वेश्चंस भी पोस्ट करें, वो किस रिलेटेड मदद चाह रहे हैं उसके हिसाब से उन अगर वो बिजनेस के रिलेटेड या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के रिलेटेड कोई लॉ की खिदमात हासिल करना चाह रहे हैं तो वो उसको वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और स्पेसिफिक उस कैटेगरी का लॉयर ही उनको उस चीज़ के बारे में रिस्पॉन्ड करेगा। एक और रिसर्च थी, एक लेजिस्टिफाई एक लीगल टेक्नोलॉजी कंपनी थी जो कि लीगल एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बनाती थी पहले, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि अब हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारे सिस्टम में तो हैं लेकिन उस साइट में नहीं थी। उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि वो ऐसी स्टेटमेंट की जहाँ से हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है मेन, और उसके अकॉर्डिंगली हम इस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे कि पाकिस्तान में तो सारा सिस्टम ही मैनुअल है, तो इस तरह का कोई भी रिलायबल या इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि जो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि एक लॉयर एक यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सके और उसको लीगल सर्विसेज ऑन द गो प्रोवाइड कर सके। तो हमने ये प्रोजेक्ट एक लॉ फर्म के लिए बनाया है, पिराना लॉ को लाहौर से। तो उन्होंने हमें जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए थे, उनकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि आप हमें एक ऐसा सिस्टम बना के दें जिसके थ्रू हम अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट हो सकें और उनके कोई भी केस फाइल करने से पहले या कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करने से पहले वो हमारे साथ कोई ऑर्डर क्रिएट करें, और इस तरह एक सिक्योर ऑर्डर के थ्रू हम लोग एक ऐसे सिस्टम के साथ अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हो। और इस तरह और इस प्रोजेक्ट का जो मेजर प्रॉब्लम ये था कि हम चाहते हैं कि जो कस्टमर हैं उनको रियल टाइम में किसी भी कोर्ट में ना जाना पड़े, वो जस्ट मैसेज के थ्रू या ऑर्डर क्रिएट करके अपने डिफरेंट लॉयर के साथ कंसल्ट करके सारा सिस्टम कर लें। उसके बाद जो मेथोडोलॉजी है उसमें हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हमने किसी तरह इम्प्लीमेंट किया है। हमने ओवरऑल एक लॉगिन सिस्टम बनाया है जिसके अंदर मुख्तलिफ लॉयर्स मुख्तलिफ यूज़र ऐड हो सकते हैं, और ओवरऑल एक उसके ऊपर भी एक और सिस्टम बनाया है जो कि लॉयर्स को भी हैंडल करता है और ओवरऑल कस्टमर्स को भी हैंडल करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेथोडोलॉजीज, वो हमजा डार एक्सप्लेन करेगा। हमजा डार, आप एक्सप्लेन करें इसको। Assalamualaikum. My name is Hamza Dar. I will explain you methodologies continued. First of all, I will explain you business requirements. So business requirement में सबसे पहले हमने जो different laws की websites थी पाकिस्तान में उनको visit किया, उसके अलावा different research papers को भी read किया था ताकि हमें पता चले कि अब तक कितना काम हो चुका है, और further जो requirements थी वो हमने customer से get की और कुछ lawyers के साथ भी consult किया कि मतलब क्या उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। मतलब जैसे कि आप कोर्ट में कोई केस वगैरह करने जाते हैं तो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा उसमें काम होता है और काफ़ी हैसल वगैरह उनको फेस करनी पड़ती है। तो इस सिलसिले में हमने एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जिसमें वो डायरेक्ट किसी भी लॉयर से, उनके स्पेसिफिक केस से रिलेटेड लॉयर से इंटरेक्ट करेंगे और उससे मतलब अब फर्दर वो जो भी हैसल होगी वो सारा खुद ब खुद लॉयर उनको टैकल करेगा। तो इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को टारगेट किया हुआ था जिसके ज़रिए हम इस सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसके बाद सेकंड पे आता है यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र रिक्वायरमेंट्स में हमने ऐसा एक सिस्टम प्रोवाइड किया जिसमें यूज़र सबसे पहले आके अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाता, मतलब लॉगिन करवाने के बाद उसको एक प्रॉपर लॉयर्स की एक लिस्ट जो होती है जिसमें मतलब डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड लॉयर्स होते हैं, जैसे एक डिवोर्स का हो गया, कोई बिजनेस से रिलेटेड हो गया। तो आपका जो भी केस होगा उससे रिलेटेड आप किसी भी लॉयर्स के साथ कॉन्टैक्ट करके उसको अपने केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो फर्दर आपके केस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसीड करे। और आपके मतलब हर लॉयर्स के मतलब डिफरेंट बजट है, आपके बजट अपने बजट के हिसाब से किसी स्पेसिफिक लॉयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपने जो भी आपका केस है उसको प्रोसीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमजा।
हमदा। हेलो। हाँ मैंने कर दिया है, शो नहीं हो रही। नेक्स्ट ये डेवलपमेंट टूल्स है। सबसे पहले हमने जो फ्रंट एंड जो मतलब मैं कह लैंग्वेज रहा हूँ यूज कर किया दी वो है मैंने, शो नहीं हो रही। हाँ हाँ हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, कैरी ऑन। सर उसमें सबसे पहले हमने कस्टमर जो फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस वो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप और jQuery में डिजाइन किया हुआ है अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। जो हमने बैकएंड यूज किया है वो कोर PHP यूज किया, जो डेटाबेस थी वो हमने MySQL यूज की हुई है। नेक्स्ट समझा। नेक्स्ट स्लाइड। कर दी है हमदा, शो नहीं हो रही। शो नहीं। अब हम आप यूज केस डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यूज केस डायग्राम आ रही है लॉयड्स की, कि लॉयड सबसे पहले जो है वो अपने आप को मतलब लॉगिन करवाएगा। जब वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो उसके बाद वो अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता है। मैनेज करने के अलावा जो उसको ऑर्डर्स वगैरह आए हैं डिफरेंट कस्टमर्स की तरफ से, कि उसने मतलब कितने केसेस वगैरह उसके पेंडिंग है डील करने वाले, वो उनको मैनेज कर सकता है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस वगैरह कस्टमर्स ने उनसे पूछे हुए हैं उनको मतलब एक्सपर्ट जवाब दे सकता है। लीगल इन्फॉर्मेशन जो भी कस्टमर को चाहिए। इसके अलावा अगर वो मजीद कैटेगरीज ऐड करना चाह रहा है, जैसे कि फर्ज करें सिंपल उसने अपनी प्रोफाइल में सिर्फ डिवोर्स के बारे में मेंशन किया हुआ, अगर वो फर्दर किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई कैटेगरी ऐड करना चाह रहा है तो वो उसको भी ऐड कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड हमला। अब ये दूसरी जो यूज केस डायग्राम है वो यूजर की है, कि यूजर भी इसी तरह सबसे पहले लॉगिन करेगा, वो अपना अकाउंट वगैरह मैनेज कर सकता है। इसके अलावा अगर उसने कोई डायरेक्ट किसी लॉयर से इंटरेक्ट करना है तो वो उसकी प्रोफाइल में जाके कर सकता है, या सिंपल वो कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। तो जिस टॉपिक से या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो उस रिक्वेस्ट पोस्ट करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी लॉयर्स हैं उन तक वो साथ रिक्वेस्ट शो हो रही होगी, तो वो स्पेसिफिक लॉयर खुद ब खुद उसके साथ आके इंटरेक्ट करेगा। या आपको कोई सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्ट उधर अपना क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो सिस्टम आपको उसके मुताबिक लीगल आंसर कर देगा। नेक्स्ट समझा। ये सब सिस्टम डायग्राम है, एक ओवरव्यू है पूरे सिस्टम का, कि जिसके अंदर जो यूजर है और लॉयर है वो एक वेब पोर्टल पे आपस में कनेक्टेड है, और उनको जो मैनेज है वो एक एडमिन साइड का आ रही है। यानी कि लॉयर और यूजर के दरमियान जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी ऑर्डर्स वगैरह चल रहे हैं वो आउटसाइड एडमिन के थ्रू भी कंट्रोल हो रहे हैं। और कोई भी मतलब अगर हमारी पॉलिसीज के खिलाफ कोई वायलेशन भी होगी तो उनको भी वो टैकल करेंगे, या कोई इस तरह की जो भी इरेलीवेंट एक्टिविटी हो रही होगी सब का सब एडमिन के थ्रू हम मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ये सीक्वेंस डायग्राम आ रही है। सीक्वेंस डायग्राम एक हमने पूरे प्रॉपर केस की एक सीक्वेंस डायग्राम इधर एक्सप्लेन की हुई है, कि किस तरह जो यूज़र है जब वो लॉगिन हो जाएगा उसके बाद उससे कोई अब लॉयर के साथ इंटरेक्ट करना, तो सबसे पहले जाके अपनी मतलब कोई स्पेसिफिक लॉयर सेलेक्ट करेगा। जब वो सिलेक्ट कर लेगा तो उसके साथ वो मतलब कम्युनिकेट करेगा। जब उससे लॉयर का कम्युनिकेशन मतलब वापस जवाब आ जाएगा तो फिर आपस में वो जो भी केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कंप्लीट होने के बाद उनकी पेमेंट वगैरह साथ क्लियर होने के बाद जब उनका मतलब जो भी उन्होंने ऑर्डर किया वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इसकी ओवरऑल हमने सीक्वेंस डायग्राम मतलब एक्सप्लेन की हुई है, कि किस तरह सीक्वेंस के थ्रू ये सारी की सारी मतलब काम मतलब चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ये दूसरी सीक्वेंस डायग्राम कीवर्ड सर्च किया। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमने एक मॉड्यूल इसके अंदर ऐड किया हुआ है। जैसे कि आपको डिवोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ मतलब सर्च बॉक्स में जाके डिवोर्स कीवर्ड पुट करके अगर सर्च पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेटाबेस में स्टोर होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको सिस्टम से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन या किसी लीगल हेल्प चाहिए तो वो भी आप सेपरेट एक क्वेश्चन पुट करके पोस्ट कर सकते हैं। तो
आपका आंसर उसके मुताबिक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद इन फ्यू आवर्स। नेक्स्ट स्लाइड हमला। और लास्ट में ये एक्टिविटी डायग्राम है कि एक्टिविटी डायग्राम में जो यूज़र है उसने अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना है, वो तब तक सिस्टम के अंदर एंटर नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करवाएगा। तो ये सर्कल चलता रहेगा, जैसे ही वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा लेगा फिर वो सिस्टम के अंदर एंटर होगा और अपनी फर्दर जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रोवाइड करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई विल अब हमजा को मैं दावत दूंगा कि वो आके एक्सप्लेन करे फर्दर। हमजा हुसैन ने एक्सप्लेन करना है। हुसैन 17 स्लाइड ऑन कर दो। जी सर, ये हमारा आउटपुट वाला सेक्शन है जिसमें हमने ये अपनी पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू बताया है कि हमारी वेबसाइट। आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, 412 माइक के करीब हो। सर ये हमारी वेबसाइट का ओवरव्यू है, टोटल आउटपुट सेक्शन हमारा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी ये होम पेज है, होम पेज के अंदर हमारे पास सेवरल सेक्शन हमने बनाए हुए हैं और साथ हमने एक्सप्लोर द मार्केट प्लेस बताई है कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी के लायर हैं। इसमें हमारे पास बिजनेस के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लायर हैं, इमिग्रेशन लैंड फाइल्स के हैं और डेली यूज़ किसी की जितने भी लायर्स हमारे पास हैं उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास पड़े होंगे। हमदा नेक्स्ट। सर जो भी लॉयर हमारे सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, हमने क्या किया, उन सब रजिस्टर लॉयर की एक फाइल बना दी है। वो क्या करेंगे, अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे और हमें क्या एक पूरी लिस्ट उनकी शो हो जाएगी कि कौन कौन सी कैटेगरी के लायर हमारे पास इस सिस्टम में पड़े हुए हैं। तो इसमें ऑल टाइप के लायर हमारे पास पड़े हैं, बिजनेस के भी हैं, लैंड फाइल्स के भी हैं और डिवोर्स रिलेटेड लायर भी हमारे पास सारे पड़े हुए हैं। तो यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र इनके साथ वाया चैट कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर यूज़र ऐसा नहीं करना चाहता, उसका केस इन सब से चेंज है, वो क्या करेगा, इस साइड पे सेक्शन शो हो रहा है पोस्ट कस्टम रिक्वेस्ट, तो वो पोस्ट कस्टम रिक्वेस्ट पे जाके अपना क्या करेगा, अपना रिलेटेड केस बता सकता है उन्हें और बता देगा मेरा केस किस चीज़ से रिलेटेड है और वो इससे रेलिवेंट लैब जो भी होगा वो सिस्टम से प्रोवाइड कर देगा। हमदा नेक्स्ट। इधर हमारे पास सेक्शन है बिकम अ सेलर। तो इसके अंदर लायर क्या कर सकते हैं, लायर अपना प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हर लायर का एक स्पेसिफिक पैकेज होगा। वो क्या करेगा, जो भी डिलीवर वर्क करे अपने क्लाइंट्स को, जो भी वर्क डिलीवर करेगा उससे रिलेटेड जो भी उनका उनकी जितनी भी पेमेंट होगी वो उनसे डिमांड कर सकता है वो। और इसके लिए मैं लायर क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को सिस्टम के अंदर रजिस्टर करवाएगा, जिसके बाद वो क्या कर सकता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है क्लाइंट्स को। हमदा नेक्स्ट। इधर हमारे पास लायर का प्रपोजल है। लायर क्या कर सकता है, अपना रिलेटेड एक्सपीरियंस बता सकता है कि कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सिस्टम के अंदर। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपना एक प्रपोजल टाइटल बताएगा कि वो किस कैटेगरी का लायर है और टाइटल डिफाइन कर देगा कि उसका टाइटल क्या है और वो किस कैटेगरी का लायर है, बिजनेस से रिलेटेड है, इमिग्रेशन फाइल से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, जो भी है। और डिलीवरी डेट बता देगा कि कितने दिन के अंदर वो हमें वो केस हल करके बता सकता है, जो भी हमारा रेलेवेंट केस होगा। हमला नेक्स्ट। इधर इस सेक्शन में हमारे पास लायर जो भी लायर सिस्टम के अंदर ऐड हमने किए हुए हैं उनकी स्टैटिक्स डिटेल शो होंगी उस लायर की जो प्रोफाइल बनी हुई है। तो लायर क्या कर सकता है, उसकी अपनी अलग प्रोफाइल है, वो क्या कर सकता है, वो देख सकता है कि उसके कितने ऑर्डर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, कितने ऑर्डर अभी तक उसके पेंडिंग है, कितने इन क्यू के अंदर हैं, कितने ऑर्डर उसके कैंसिल हो चुके हैं और उसका टोटल बैलेंस जितना अभी तक उसने अर्न किया है उस लायर ने, और करंट मंथ के अंदर उसके जितने भी बैलेंस बना है वो भी हमें इस सेक्शन में शो हो सकता है। ये डॉलर्स में हम क्यों कर रहे हैं, हमने तो ये वेबसाइट अपने लोकल उनके लिए नहीं बनाई। जी मैम ये करेंसी इशू नहीं है, इसका ये कर लेंगे। एक्चुअली ना हमने जो पेमेंट मेथड इंटीग्रेट किया ना, लेट्स सपोज मैं क्लाइंट हूं तो मुझे इसके लिए स्पेशली कोई डॉलर अकाउंट करना पड़ेगा नहीं मैम चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी पेमेंट मेथड। मैम एक्चुअली मैम मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैम एक्चुअली इस तरह के जो इस पे पेमेंट मेथड हमने इंटीग्रेट किया है ना, जो डेवलपर्स के लिए होता है वो टेस्टिंग के लिए, वो हमने मैम पेपाल किया है। तो उसके लिए जो मैम ये जो होती है पेमेंट की करेंसी सर मैम वो डॉलर जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती है। तो जब बाद में जो हम पेमेंट मेथड जब लोकल इंटीग्रेट करेंगे तो फिर उस हिसाब से जो है वो रुपीज़ ही ऑब्वियसली चलेगी फिर।
मैम अगर हम लोकल जब इंटीग्रेट करेंगे तो अगर जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो लॉ फर्म है वो इजी पैसा का एपीआई यूज करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो हम मैम कर देंगे उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमने उनको टेस्टिंग करके ये बताई है कि मतलब इस तरह से ये प्रोसेस होगा जो पेमेंट वाला। मैम वो मतलब अभी प्रैक्टिकली इसको नहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया। नहीं मैम अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी जो है ये लोकल पे ही है, तो ये भी मैम जल्दी हो जाएगी जब वो कहेंगे। हमजा नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट पे हमारे पास जितने भी लायर्स हैं हम क्या कर सकते हैं, वाया चैट उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमारा केस किस से रिलेटेड है, और हम देख लेंगे कि हमारा जो लायर है हम क्या कर सकते हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी लायर होगा तो हम क्या करेंगे, वाया चैट उससे कांटेक्ट कर लेंगे। वो हमें अपना एक टाइम बता देगा कि इस टाइम के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उस टाइम के दौरान उनके साथ क्या करते हैं, चैट बता सकते हैं कि हम हमारा केस किस चीज़ से रिलेटेड है, और वो हमें बता देगा उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, और वो केस को किस चीज़ से कैसे लेके चलेगा आगे, फर्दर कैसे प्रोसीड करेगा उसको। इधर हमने बिजनेस कैटेगरी की जितने भी लायर हैं उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है कि जितने बिजनेस कैटेगरी के लायर होंगे वो इधर हमारे पास शो हो रहे हैं। जितने भी हमारे जितने क्लाइंट्स को बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर आके वो देख सकते हैं कि बिजनेस कैटेगरी के लायर जो भी हैं उनको यहाँ रेटिंग नीचे डिफाइन है कि इस क्लाइंट को कितनी रेटिंग मिली हुई है, इस क्लाइंट को कितनी रेटिंग मिली हुई है, तो उससे रिलेटेड को क्या कर सकते हैं, जिसकी अच्छी रेटिंग होगी क्लाइंट क्या कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी बिजनेस केस से रिलेटेड। इधर हमारे पास लायर की प्रोफाइल शो हो रही है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने पैकेजेस बता सकता है, और वो क्या कर सकता है अपनी सर्विसेज बता सकता है कि वो हमें वो कैसे वो क्लाइंट को कैसे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, और वो क्लाइंट क्या कर सकते हैं उसे फर्दर व्यू भी दे सकते हैं कि जैसे उसने केस को आगे लेके चला है उससे रिलेटेड अगर वो केस हारा है या जीता है, क्लाइंट क्या कर सकते हैं रिव्यू दे सकता है कि वो उसने केस को कैसे जीता है, कैसे वो केस को हार गया वो केस। मतलब इधर हमारे पास लॉ की प्रोफाइल सेटिंग शो हो रही है कि लायर क्या कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को चेंज भी कर सकता है, जैसे वो अपना नेम चेंज कर सकता है, ईमेल चेंज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता है, अगर उसने अपनी पिक चेंज करनी वो चेंज कर सकता है वो, और एवरीथिंग वो अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड जो भी चेंजिंग है वो कर सकता है। तो नेक्स्ट हमजा आगे लेके चलेगा। हमजा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। ये जो है हुसैन ने बताया कि कोई भी आप लायर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो वाया चैट अगर आप पहले उनसे डिस्कस कर लें अपना केस, तो उसके बाद जो आप प्लेस ऑर्डर कर दें, तो उसके बाद ये होगा कि जितनी देर तक ये ऑर्डर प्रोसेस में होगा आप जो है ना वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं लायर के साथ। तो जब आपका केस जो है वो रिजोल्व हो जाएगा तो आप ऑर्डर वगैरह कंप्लीट कर देंगे और ये जो पेमेंट है वो लायर के अकाउंट में चल जाएगी। इसी तरह ये जो है लीगल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं किसी से भी लायर से, आपका किसी भी केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एक लिखेंगे और फिर उसके बाद डिटेल में अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। उसके बाद ये चूज फाइल की ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी जो है वो क्वेश्चन की डिटेल हो या केस की डिटेल हो, तो वो लायर जो है वो उस कैटेगरी का वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है इसका आंसर कर सकता है। उसके बाद ये नॉलेज बैंक फॉर यूजर, इसमें जैसे बकर ने एक्सप्लेन किया कि आप लॉ से रिलेटेड किसी भी सेक्शन या आर्टिकल के बारे में रीड करना चाहते हैं तो वो जो है आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अगर आप सेक्शंस इंटरनेट पे सर्च करें तो वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, वो आपको उसके लिए स्पेसिफिक लायर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि मुझे डिवोर्स के जो सेक्शन है पाकिस्तान के या क्राइम के सेक्शन है उनके बारे में जानना है, तो वो कोई लायर ही आपको बता सकता है। तो इस वेबसाइट के थ्रू ये है कि आप किसी भी सेक्शन के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पाकिस्तान के जो क्राइम के सेक्शन है वो कौन कौन से हैं, डिवोर्स के इस तरह के जो सेक्शन है वो उनके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारी एडमिन साइट है कंप्लीट, जो फ्रंट एंड है वो सारा जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, कितने यूज़र रजिस्टर्ड हैं, कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं, कौन सा लायर किस यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद कोई हमने कैटेगरी ऐड करनी है, जैसे अभी हमने 5-6 कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। उसके बाद अगर आप कोई एक कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं डिवोर्स से रिलेटेड या जो भी आपको लगता है
क्योंकि इसका जो एडमिन है वो ऑब्वियसली बाइट में लायर ही है, तो वो अपने हिसाब से जो उनको लगेगा कि डिफरेंट कैटेगरीज उनको ऐड करनी चाहिए, तो फिर उस हिसाब से जो है वो डिफरेंट लायर भी उस कैटेगरी के रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट जो फ्रंट का लेआउट है वो भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिन का हमने जो है कंप्लीट जो है वो यूज़र फ्रेंडली जो है ना हमारा वो है फ्रंट एंड है। उसके बाद ये प्रेडिक्शन मॉडल हमने क्रिएट किया था क्राइम का, मतलब किसी जगह अगर चोरी हो जाती है तो वो आपने अगर क्राइम कर दिया तो आप उसकी प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं कि मतलब मैंने ये क्राइम कर दिया है, उसके ये पैरामीटर से सिस्टम जो है आपसे वो क्वेश्चन कुछ पूछेगा उसके रिलेटेड, तो मतलब कहाँ पे चोरी हुई है, किस जगह चोरी हुई है, आपकी टाइप क्या थी, मतलब चोरी हुई है, डकैती हुई है। उसके बाद कोई प्रूफ है उसका, आई विटनेसेस हैं, फिंगरप्रिंट से प्रूफ मिला है या सीसीटीवी है। उसके बाद फिर फर्स्ट अपीयरेंस हुई है मुलजिम की जानिब से कोर्ट में, मतलब उसने खुद जाके एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। उसके बाद इसके दौरान जो है वो इंजरीज भी हुई हैं। ये जो चीज़ें ये फिर उस हिसाब से जो है ना वो प्रिडिक्शन पे वो डिपेंड होंगी। उसके बाद डेथ वगैरह हुई हैं अगर ही इसके दौरान कोई, तो वो बता सकता है। उसके बाद लायर जो है वो इस किस तरह का जो है ना आपने वो चूज किया इससे रिलेटेड, तो आप ये जब क्वेश्चन कर लेंगे फिल आउट, तो जो सिस्टम जो है वो आपको एक प्रिडिक्शन देगा कि आपका जो है वो कोर्ट जज जो है वो क्या डिसीजन जो है ना वो करेगा, वो आप देख सकते हैं इजीली। इसके हमने डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनकी हमने एक वेटेज रखी है। जैसे ये मैंने पहले भी बताया कि ये जो अगर इसके दौरान अगर कत्ल वगैरह हो गया है, तो अगर कत्ल की जो वो अगर तादाद ज़्यादा है तो उसका ये होगा कि इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। इस तरह हमने बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो हमने जज कंसल्ट किया था टीचर से भी। नुमान साहब ने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया है। उसके बाद जलील साहब ने हमें इसमें काफ़ी बताया कि ये जो पैरामीटर है वो डिपेंड करता है या नहीं करता। उसके बाद लायड से हम इन टच रहे हैं स्टार्ट से ही, तो उन्होंने हमें बताया कि मतलब इसमें ये पैरामीटर होते हैं, तो उनको हमने फिर उनकी वेटेज रखी है, तो फिर उस हिसाब से जो है वो सिस्टम प्रिडिक्ट करता है कि आपका जो है वो प्रिडिक्शन क्या होगी, जजमेंट जो है। ये जैसे फिल आउट किया है यूज़र ने, ये जो क्वेश्चन वगैरह सिस्टम ने पूछे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सिस्टम जो है वो रिजल्ट जनरेट करता है कि आपका जो है वो आर्ट सेक्शन कौन सा लगता है इसके ऊपर, और आपकी जो है वो प्रिडिक्शन क्या होगी, आप कन्विक्टेड हो या नहीं हो। इस तरह ये सिस्टम ने जो है वो रिजल्ट जनरेट करेगा आप जब डाटा वगैरह फिल आउट करोगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ पाकिस्तान द सिस्टम प्रिडिक्ट्स द अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड डाटा इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 425 द जजमेंट विल बी कन्विक्टेड। ये जजमेंट जो है वो कन्विक्टेड होगा अगर केस के जो है ये सारे पैरामीटर्स होंगे, तो ये इस हिसाब से जो है ना इसकी प्रिडिक्शन होगी। उसके बाद जो कंक्लूजन है हमारी वेबसाइट का वो ये है कि हमने जो है वो जो भी डेली लाइफ में जो इश्यूज होते हैं लोगों को लॉ से रिलेटेड, वो इजीली जो है वो घर बैठ के जो है ना वो कंसल्ट कर सकते हैं लायर से, चैट भी कर सकते हैं। उसके बाद कोई उनका क्वेश्चन है लीगल तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो सिस्टम वगैरह हैं वो क्रिएट हुए हैं, सिमिलर वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सब कुछ एक ही वेबसाइट के अंदर नहीं है। मतलब कोई वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांस सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी जो है वो उन डायरेक्ट वो बात नहीं करवाते, उनमें लायर रजिस्टर होते हैं, उनमें जो है वो कंसलेशन वगैरह उनसे लेनी पड़ती है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब आप 1 आवर की कंसलेशन ले लें या 2 आवर की ले लें, तो उनके बाद जो है वो उसी ड्यूरेशन के दौरान आप जो है ना केस डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो लायर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो हमने ये किया है कि जो हमारा एक दफ़ा लायर से आप अपना केस जो है वो फाइल करवाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो जब तक आपका लायर जो है वो केस को हैंडल नहीं कर लेता, तो आप तब तक जो है ना आपका ऑर्डर जो है वो पड़ा रहेगा क्यू में। तो ये हमने जो है इसको कंक्लूजन इसका यही है कि जो लायर्स हैं और यूज़र है वो इजीली जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड। जो लायर्स हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। तो इसमें एक चीज़ और मैं मिस की है मैंने कि जो लायर होगा वो उसको एडमिन जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा, तो वो रजिस्टर्ड होगा वेबसाइट के अंदर। लायर जो एडमिन जो है वो उसको प्रूव करेगा। ये नहीं होगा कि कोई भी बंदा आगे प्रोफाइल क्रिएट करे, जैसे होता है डिफरेंट फ्रीलांस साइड में कि आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो इसमें ये होगा कि जो एडमिन अप्रूव करेगा तो आप जो है ना वो रजिस्टर हो सकते हैं। ये डिफरेंट रिसर्च पेपर्स वगैरह जो हमने रीड आउट किए हैं, हमने लॉ के बारे में, हम जो है ना इस फील्ड से नहीं थे तो हमने इसको जो है ना रीड आउट किया है।
हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो बिजनेस से रिलेटेड है वो क्या चीज़ होती है, वो कौन से लॉज वगैरह हैं। इसी तरह हमने डिफरेंट सर्च पेपर जो हैं वो हमने रीड आउट किए हैं। उसके बाद टीचर से भी कंसल्ट किया है, लायड से हम इन टच रहे हैं स्टार्ट से ही। तो हमने जो है ना ये सिस्टम जो है क्रिएट किया है। थैंक यू। हमजा एग्जीक्यूशन की वीडियो दिखा दे। जी मैं सर एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। मैंने ये क्वेश्चन पूछना है, आपने जो सिस्टम डेवलप किया है तो टास्क क्या क्या असाइन थे, कितने स्टूडेंट 4 हैं या 3 हैं आप? सर हम 4 हैं सर। तो किस तरह सिस्टम डिवाइड किया है, सबने इकट्ठे मिलके किया है या? जी सर सर एक्चुअली जो पिछले 3-4 माह से तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हम डिवाइड हो गए थे, लेकिन जो जब तक हम यूनिवर्सिटी में थे हमने इसको मिलके ही डेवलप किया है। जो बाकी काम था वो हम सर मीटिंग वगैरह अरेंज कर देते थे, तो फिर उस हिसाब से जो है ना वो डिवाइड कर देते थे टास्क वगैरह। मॉडल अब मैं किससे पूछूं कि मॉडल किसने कौन सा आपने इस पे इम्प्लीमेंट किया है सिस्टम डेवलपमेंट में? सर एजाइल मेथड हमने वो किया है इम्प्लीमेंट। एजाइल में क्या क्या होता है? सर एजाइल में ये होता है कि आप जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू मतलब चेंजिंग जो है वो आप टाइम टू टाइम जो है ना वो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट आती जाती है आप उस हिसाब से जो है ना वो चेंजिंग जो है ना वो करते रहते हैं साथ साथ सिस्टम के अंदर जो भी रिक्वायर्ड होती है। शुरू में जब इसको डेवलप करना शुरू किया था तो हमें सुपरवाइजर ने भी हमें साथ साथ रिक्वायरमेंट्स बताई। तो आइटरेटिवली सर हमने ऊपर की जो लॉ फॉर्म के जो है ओनर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी सर वो भी हमने साथ साथ ऐड किया है। तो आइटरेटिवली ये सारा प्रोसीजर है वो साथ साथ चलता रहा। फिर जब आ गया था तो सब मेन प्रॉब्लम था कि हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी डिफरेंट लॉस, और उससे पहले के जो ऑलमोस्ट कर लिया था। और अभी सर एक्सक्यूज मी, मुझे एजाइल की अगर इनिशियल स्टेप्स अगर कोई बता दे तो कैसे बनाए थे एजाइल? एजाइल में तो छोटे छोटे टास्क बनाने पड़ते हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। क्वेश्चन एजाइल की जो आपने इम्प्लाई किया था तो उसके इनिशियली आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? उसके तो छोटे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं, उसकी टाइमलाइन होती है। जी सर वो टाइमलाइन, जी सर वो हमने टाइमलाइन बनाई थी सर। इसको हमने जो है टास्क जो है उसको सर हमने आइटरेशन में डिवाइड किया था। मतलब जो फर्स्ट हमारा होगा वो हम इस मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो सर उसमें हमने डिवाइड कर लिया था टास्क। जो पहला टास्क होगा उसकी हमने टाइमलाइन भी देख ली कि 1 मंथ के अंदर हमने जो है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं साथ साथ सर हम फिर उनको दिखाते भी थे। प्रेजेंटेशन में कैसे मानूं? आपने तो प्रेजेंटेशन में कोई चीज़ मेंशन ही नहीं की कि जी अजाइल मेथड यूज़ किया गया है। आप वर्बली बता रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं बता रही। और सर एक्चुअली ना सर जब हम इस पे काम करते रहे हैं तो सर हमारी ना यूनिवर्सिटी के अंदर मीटिंग्स होती थी सुपरवाइजर के साथ ना, हर मंथ में या कभी कभी वीक में भी एक दफ़ा हो जाती थी या 2 वीक्स के बाद। तो सर हम उसके अकॉर्डिंगली सुपरवाइजर को अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड अपडेट कर देते होते थे साथ साथ। अब एक्सटर्नल मैं कैसे मानूं आपने की? सर ये सुपरवाइजर जो हैं वो हमारे नुमान साहब, इनसे भी हम इन टच रहे हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं सर। आप सही फरमा रहे होंगे, प्रेजेंटेशन एक होती है उसमें आप मेंशन तो करें, मुझे पता चले कि जी आपने ये स्टेप किए हैं, अजाइल मेथड किया है, अजाइल में क्या कहाँ किस लेवल तक गए। तो वो मैं कैसे एवेलुएट करूँ? वो तो चले मैं आपके सुपरवाइजर से पूछ लूँगा, और अभी मैं कैसे एवेलुएट करूँ आपको? सर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने किस तरह हमने टास्क को प्रायोरिटाइज किया है और उसको किस तरह आगे लेकर गए हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जी आपने कहा अजाइल मेथड आपने अप्लाई किया है, आपकी प्रेजेंटेशन में कहीं अजाइल मेथड आपने मेंशन नहीं किया, और आपने कैसे टास्क असाइन किए वो आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है, वर्बली आप बता रहे हैं। तो मैं एवेलुएट कैसे करूँ इसको? जी सर आपकी बात ठीक है, लेकिन सर हमने मेंशन नहीं किया प्रेजेंटेशन में
लेकिन जैसे जैसे हम करते थे काम सर, वो हम अपने सुपरवाइजर से हम इन टच थे, वो उनको हम बताते थे कि ये काम जो है हम ये इस तरह इसको लेके चलेंगे, ये काम ये जो है ग्रुप मेंबर करेगा और इसकी ये टाइमलाइन होगी। सर हम मेंशन हमने नहीं किया, लेकिन हम जो है वो करते रहे हैं, टीचर से इन टच रहे हैं, उनको हम जो है ना साथ साथ बताते रहे हैं कि ये जो है हमने इन स्टेप्स में इनको डिवाइड किया और इस तरह से किया हमने काम। या वाटरफॉल मेथड क्यों नहीं अप्लाई किया आपने, मॉडल क्यों नहीं अप्लाई किया? सर वाटरफॉल मेथड में सर हमने इसलिए नहीं किया कि सर ये जो प्रोजेक्ट है ना सर, ये इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि शुरू में तो हमें इसके बारे में इतना खास पता भी नहीं था कि लॉज के रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो इसी तरह टीचर से और जो हमारा जी सर ये बताएं। मैम सर कि साथ साथ हमें साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है वो हमने कलेक्ट करनी थी अपने उससे सर सुपरवाइजर से भी, और जो लॉ फर्म है तो उनके डिटेल के साथ साथ जैसे जैसे हम बनाते जाते थे वो हमें मजीद बताते थे कि हाँ इसमें ये भी चेंजेस आनी चाहिए। सर इस वजह से हमने इसको एजाइल मेथड से किया है और हमने टास्क को जो प्रायोरिटाइज किया है वो डिफरेंट स्प्रिंट्स में किया है। और सर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पहले हमने मेन जो है वो फ्रंट एंड बनाया है, फिर उसके बाद सर हम जो लॉयर का एडमिन पैनल है, फिर उसके बाद सर दूसरा जो जितने भी एडमिन पैनल हैं यूज़र के या ओवरऑल जो डैशबोर्ड है, तो सर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोगों की जो है वो सुपरवाइज़र की और जो सर लाहौर में जो लॉ फर्म है उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम चलते हैं। तो सर इस तरह तो फिर इस चीज़ को तो आप इंक्रीमेंटल में भी तो हैंडल कर सकते थे, इंक्रीमेंट मॉडल में। तो अजाइल इतना बड़ा मॉडल क्यों रखा है आपने? सर हमारा मकसद यही था कि इसमें सर चेंजेस जो है वो ज़्यादा आएंगी, क्योंकि एजाइल मेथड में ज़्यादा चेंजेस एम्ब्रेस कर सकते हैं सर, इस वजह से हमने ये मेथोडोलॉजी यूज़ की है। अजाइल के अंदर चल तो इंक्रीमेंट रहा है ना, छोटे छोटे टास्क आप कर रहे हैं, तो आप इंक्रीमेंट कर देते हो, अजाइल पे क्यों गए? सर एजाइल में हमने इसलिए यूज़ किया कि सर इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी सर, मतलब कि जैसे सुपरवाइजर ने हमें अगर कुछ बताया है तो जो लॉ फर्म है वो वाले कहते थे कि भाई आप इसमें कुछ और ऐड करें, तो सर इसमें जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी उसकी वजह से सर हमने एजाइल मेथड यूज़ किया है। आपने एक पहले बताया था कि जी सिस्टम डायग्राम और डीएफडी में क्या फ़र्क है, डाटा फ्लो डायग्राम और सिस्टम डायग्राम? सर जो सिस्टम डायग्राम है ये सर विजुअल मॉडल सिस्टम की ओवरऑल एक विजुअल मॉडल है, उसके कंपोनेंट्स और जो उसके जो मुख्तलिफ जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर जबकि जो डीएफडी डायग्राम है उसमें ये बता रहे हैं कि जो डाटा फ्लो है वो किस तरह हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस आप किस तरह जा रहे हैं, वो सर हम डीएफडी डायग्राम में बताते हैं। नेक्स्ट आ गई एक्टिविटी डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम में क्या फ़र्क है? सर एक्टिविटी डायग्राम में सर हम डायनामिक जो सिस्टम के डायनामिक एस्पेक्ट्स हैं सर उनको बताते हैं, जैसे कि सर जैसे सिस्टम का ओवरऑल फ्लो चार्ट है कि ये सिस्टम ऊपर से कैसे आ रहा है, किस तरह ये डिफरेंट मॉड्यूल्स में सर वो डिवाइड हुआ है, इसलिए हम एक्टिविटी डायग्राम यूज़ करते हैं। और सर दूसरा आपने क्या बोला था, सिस्टम डायग्राम? सीक्वेंस सर, सीक्वेंस डायग्राम जो होती है वो एक्टिविटी में सर हम जो है ना वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो वर्क फ्लो है वो सिस्टम का वो किस तरह से है। जो सीक्वेंस डायग्राम में सर उसमें हम साथ में मैसेज भी लिखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट जो है ना वो जो जाएगा तो क्या होगा, मतलब साथ में हम मैसेज भी जो है ना वो प्रिंट करते हैं, साथ में लिखते हैं साथ। एक्टिविटी में तो यही चीज़ हो रही होती है कि वही एक दो मॉड्यूल सर जी सर आपकी बात ठीक है, लेकिन जो एक्टिविटी होती है सर उसमें वो आप बता रहे होते हैं, तो सीक्वेंस जी में सर भी फर्क क्या सर है? लेकिन सर जो सीक्वेंस जो है उसमें हम टाइम भी साथ में बताते हैं, टाइमली प्रोसेस होता है ना सीक्वेंस में कि इसके बाद जो है ना वो क्या हुआ है, ये इस तरह ये डिफरेंस है सर। टाइम जो है वो सर भी सीक्वेंस हम डायग्राम में बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ प्रोसेस है वो ज़्यादा मैटर करता है।
तो इसकी कोडिंग खुद की है आपने? जी सर। 100%? जी सर, सर कुछ हेल्प ली थी, मतलब मोस्टली सर हमने खुद ही की है। तो तकरीबन सर हमने मतलब ऑलमोस्ट खुद ही किया है। बाकी जो सीनियर टीचर वगैरह से थोड़ी बहुत हेल्प लेते रहते थे, मतलब जो हमें चीज़ समझ नहीं लगती थी तो वो टीचर वगैरह हमें बता देते होते थे, फिर सर हम उस पर वर्कआउट करके इजीली खुद ही सर एवेलुएट कर लेते थे। कोर पीएचपी और कस्टम पीएचपी में क्या फ़र्क है? हेलो कोर पीएचपी और कस्टम पीएचपी में क्या फ़र्क है? सर मेरी बात जी सर, क्या आपने ये पूछा कि कोर पीएचपी में और कस्टम पीएचपी में सर क्या फ़र्क है? जी 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 जी। जी सर, सर जो कोर पीएचपी होती है उसमें सर हम ये जो है ना नेटिव है पीएचपी की, इसमें सर हम जो है ना वो स्ट्रिक्टली मेंशन कर देते हैं कि जो एक्सटेंशन वगैरह वो ऐड और रिमूव जो है वो उसका जो है ना उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम जो है ना उसको नहीं कर सकते। और जो कस्टम पीएचपी सर हमने बेसिकली शुरू से जो है वो कोर पीएचपी के पे ही काम किया है। तो इसमें ये जो है आपको मैंने बताया कि जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक्सटेंशन वगैरह की एडिट और रिमूव करने की, वो जो है ना होती हैं पीएचपी के अंदर, वो आप नहीं कर सकते। और सर बाकी सिंटैक्स का थोड़ा बहुत जो है ना वो होता है, थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह। मतलब दोनों का सिंटैक्स में थोड़ा फ़र्क होता है? जी सर। मतलब कोर पीएचपी और कस्टम पीएचपी के सिंटैक्स में फ़र्क होता है? नहीं सर, नहीं सर सिंटैक्स में फ़र्क नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया ऊपर जो है वो उसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। जो रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंशन वगैरह आप ऐड करते हैं कोड पीएचपी में, और जो दूसरी कस्टम पीएचपी में वो चीज़ें नहीं होती। और सर जैसे एडवांस पीएचपी है उसमें सर सेशंस कुकीज़ वगैरह आ जाते हैं, डेटाबेस फाइल हैंडलिंग वगैरह। दोनों एक ही चीज़ है। कस्टम पीएचपी भी सेम चीज़ होती है, कोर पीएचपी सेम चीज़ होती है, डिफरेंट नेम। कोई उसको कोर पीएचपी कह रहा होता है, कोई कस्टम कह रहा होता है, तो सारी चीज़ें एक होती हैं, कोई डिफरेंट सिंटैक्स चेंज नहीं होता, कोई लाइब्रेरी, सारी एक ही चीज़ है। और एडवांस पीएचपी क्या है? सर एडवांस पीएचपी में सर ये जो मैंने अभी बताया कि सेशंस और कुकीज़ वगैरह आ जाती हैं, डेटाबेस फाइल हैंडलिंग वगैरह जो आ जाती है सर। कुकीज़ तो वो तो आपके ब्राउज़र की होती हैं, उसमें पीएचपी का क्या काम? नहीं सर, जैसे सेशंस जो होते हैं, जैसे आपने लॉगिन सिस्टम बनाना है तो उसके अंदर सर आप सेशंस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर किसी यूजर ने वो करना है, लॉगिन किया है, तो उसका एक सेशन क्रिएट हो जाता है। वो कितने टाइम के लिए सर वो लॉगिन रहा है, एडवांस तो वो पीएचपी का एक। क्या काम है? जी सर। तो इस चीज़ में एडवांस पीएचपी का क्या काम है? वो तो आप किधर से भी कर सकते हैं, उसमें एडवांस पीएचपी कहाँ से आ गई? कुकीज़ और लॉगिन पेज। सर ये जो एडवांस पीएचपी है उसमें सर ये सेशन वगैरह होते हैं ना, उसमें आप सेशन के थ्रू जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो आप कर सकते हैं मतलब। पीएचपी चले जाएं आप क्लासेस में, क्लासेस यूज़ किए हैं इसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ की है? जी सर। एडवांस वही चीज़ आ जाती है कि ऊप, जिसको हम नॉर्मल कह रहे होते हैं कि ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जी सर। प्रोग्रामिंग, वो जी एडवांस सर। पीएचपी, वो यूज़ किया आप अपने कोड में? जी सर, हमने की है, ज़्यादा नहीं की, लेकिन हुआ है यूज़, उसका भी हमने किया यूज़। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? जी सर, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस सर जो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। सर, उनका ना ऑब्जेक्ट नहीं बनता, मतलब वो उनके जो फंक्शंस वगैरह ना उनकी सिर्फ डेफिनेशन होती है, उनकी जो बॉडी वगैरह होती है ना, उनको जहाँ इनहेरिट किया जाता है ना वहाँ मतलब उसको मतलब उसकी बॉडी वगैरह को पूरा लिखते हैं फंक्शंस को। पीएचपी में कितनी मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है? कितने लेवल तक हम कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस? जी सर जो उसकी
पेरेंट क्लास होती है, उसके साथ चाइल्ड क्लास जो है वो उसको वहाँ से इनहेरिट कर सकती है। सर मुझे क्वेश्चन की कर आपकी समझ सकते नहीं हैं आई जी, कि आपने कितने लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस PHP में हम कर सकते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस की स्कोप होती है। सर आपकी आवाज इको होके आ रही है। अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज ना इको आ रही है, मतलब 2 दफा। सर आपने ये पूछा कि इनहेरिटेंस कितनी होती है? जी, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस PHP में यूज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कितने लेवल तक कर सकते हैं? सर PHP मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती सर। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं करती। सर इसमें ट्रेड्स वगैरह हम यूज करते हैं क्लासेस के बगैर, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो ट्रेड टाइप क्लास की टाइप है जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम जिसको लेके जा सकते हैं। सर इसमें नहीं यूज होती मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो सपोर्ट नहीं करती PHP। चलें ठीक है, आगे चलें। सर ये एग्जीक्यूशन की मैं वीडियो सर ये एग्जीक्यूशन वीडियो चला दे हमजा। अच्छा मैं चला दूँ। एग्जीक्यूशन ठीक है, वो देखी हुई है। आप आगे आए। जो आपने पेमेंट मेथड यूज किया हुआ है, पेपाल किया है? सर वो हमने जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो हमने जो है वो एक टेस्टिंग के लिए उनको करके दिया था इंटीग्रेट कि सर जो होगी इसमें पेमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, मतलब उसमें जो मेथड जो यूज हुआ है, मतलब किस जब ऑर्डर कंप्लीट होगा तो किस तरह उसकी पेमेंट जो आएगी। सर टेस्टिंग के लिए हमने जो है सर पेपल किया है यूज। अगर सर बेसिकली जो कह रहे थे कि फॉर्म लोकल है मेथड यूज करेंगे, तो फर्दर कौन सा लोकल मेथड यूज करेंगे? सर वो उन पे सर डिपेंड वो चाह करता रहे है। थे कि इजी पैसा हम उसमें ऐड करें, लेकिन सर वो उसके लिए ना API बाय करना पड़ेगा इजी पैसा से। तो वो जो फॉर्म है वो जैसे ही वो मतलब प्रोसेस में मजीद इवॉल्व करेगी, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो जब सर वो ऑब्वियसली वो बाय करेगी इजी पैसा से API, तो वो सर हम इसमें इंटीग्रेट कर देंगे पेमेंट मेथड के तौर पे। चले ठीक है। अच्छा, सर प्रोसेस हमारे में पास जो फ्री था वो यही था पेपाल, तो इसलिए हमने इसको ठीक कर है। दिया है। जी सर। आप प्रोसेस में कह रहे थे कि जी एक लायर जब असाइन हो जाएगा, अगर क्लाइंट अपना लायर चेंज करना चाहे कर सकता है? सर उसके लिए फिर ऑर्डर जब जनरेट हो जाएगा वो फिर सर कैंसिल करना पड़ेगा उसको। तो मतलब मेरा एक केस था, मैंने एक लॉयर किया, केस के दौरान मल्टीपल लॉयर चेंज हो जाते हैं, तो मैं अगर अपना लायर चेंज करना चाहूँ तो मैं अपना पूरा ऑर्डर कैंसिल करूंगा या फिर नया बनाऊंगा? सर वो फिर इसी तरह होता है ना, जब रियल लाइफ में भी आप जब लॉयर चेंज करते हैं तो जो पुराना वाला लॉयर होता है उसकी पेमेंट वगैरह जो है वो फिर सर वो तो वापस ही ना होती, तो वो इसमें भी होती सर नहीं है, वैसे ही है। लेकिन जी सर। वो एक ऑनलाइन सिस्टम में आपने इंटर किया हुआ है, उसकी हिस्ट्री जी मेंटेन सर। होगी कि पहले ये लॉयर था अब ये हो गया। मेरा केस तो वही सेम है ना, लॉयर चेंज हो गया, मेरा केस तो सेम होगा क्लाइंट साइड से। लायर जी सर, लायर वो चेंज हो जाएगा और क्लाइंट का जो जिस लायर से सर उसने इंटरेक्ट किया है वो भी सर शो होगा कि मतलब पहले इसने उसके जो ऑर्डर वगैरह हैं वो सर उनका है रिकॉर्ड, मतलब पहले इस क्लाइंट इस लायर के साथ इसका था, उसके बाद इस लायर से किया सर। हिस्ट्री मेंटेन हो रही हो? जी सर। अच्छा, आपने फिर फर्दर क्या कि रेटिंग होगी लॉयर की, जी रेटिंग का सर। लेवल क्या है, कितने स्टार दे रहे हैं? सर 5 स्टार ही होती है, तो 5 स्टार ही एक किया हमने। एक एक स्टार कोई है मैकेनिज्म है या बस वैसे ही स्टार आप दे रहे हैं? जी सर, वो मैकेनिज्म भी है, वो इस तरह से जैसे सर आप जब न्यू कोई आएगा तो वो सर रेटिंग के जो है ना उस फिल्टर से भी आप कर सकते हैं कि मतलब जिस लायर की रेटिंग अच्छी हो आप चाहते हैं कि आप उनसे ही कंसल्ट करें, तो सर वो जैसे ही भी किसी लायर को अगर रेटिंग असाइन होगी मतलब 2 स्टार या 3 स्टार, तो वो सर उसकी फिर रेटिंग खराब होगी, जब न्यू कोई बंदा आके सर्च करेगा तो वो फिर उसकी जो प्रोफाइल है वो सर पीछे शो होगी, फिर जो रेटिंग के हवाले से अगर फिल्टर करेगा तो वो फिर जिनकी रेटिंग अच्छी होगी वो फिर सर ऊपर आएगी, इस तरह से। आपने डेटाबेस MySQL यूज किया हुआ है? जी सर। MySQL कितना डेटा इजीली प्रोसेस कर सकता है? सर आपकी आवाज़ बहुत ही स्लो आ रही है मैंने सर। कहा MySQL कितना इजी डेटा प्रोसेस कर सकता है, अपने डेटाबेस में कितना रिकॉर्ड सेव कर सकता है?
सर जो MySQL में जो टेबल के बाद जो मैक्सिमम रो साइज है उसकी लिमिट 65,535 बाइट्स है, तो इसके इस हिसाब से सर ये इस हिसाब से जो सेवरल रोज जो है उसको सपोर्ट कर सकता है। और सर जो हमने डेटाबेस पे जो है वो ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें हमने इसलिए जैसे इमेजेस वगैरह हैं वो सर हमने जो है फाइल में ही सेव हो रही हैं, लेकिन उनका एड्रेस जो है वो डेटाबेस में सिर्फ सेव हो रहा है। अगर आप इमेजेस वगैरह भी ऐड करें तो फिर सर डेटाबेस का वो साइज़ वगैरह वो ज़्यादा होगा। इसी तरह हमने सिर्फ एड्रेस वगैरह इमेजेस वगैरह के स्टोर करवाए हैं डेटाबेस में। नहीं, अगर आपके डेटाबेस का एक टेबल का रिकॉर्ड सपोज करें 1,00,000 एंट्री हो जाती है, अब जी क्यूरी सर। लगाते हैं स्लो हो जाती है, तो फास्ट करने के लिए क्या करेंगे? सर वो जैसे हमजा ने बताया कि अगर आप डाटा स्टोर करवाएंगे तो सर वो ऑब्वियसली ज़्यादा डाटा होगा, तो हमें क्यूरी लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए क्या है कि सर एड्रेसेस वगैरह हमने स्टोर करवाया जो कि इजीली एक्सेस हो सकते हैं वहाँ से। जैसे सर अगर जैसे मैंने आपको बताया कि एड्रेस हमने स्टोर किया है, अगर हम पूरी इमेजेस ही स्टोर करवा दें डेटाबेस में तो वो सर जब वेबसाइट लोड हो रही होगी तो फिर एक एक इमेज जैसे जैसे पूरी लोड नहीं हो जाती वो फिर शो नहीं होगी। तो ये सर फिर इसलिए हमने ये यूज़ किया कि एड्रेस वगैरह जो है वो स्टोर करवाएं हैं डेटाबेस में, और जो इमेजेस डेटाबेस में इमेज लोड हो जाती है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि इमेज अगर आप डेटाबेस में हमने नहीं सेव करवाई, जब होती है मतलब वेबसाइट पे जब शो होगी वो तो डेटाबेस से अगर उसमें सेव कराई होगी तो फिर उस हिसाब से मतलब वहीं से लोड होके आएगी। डेटाबेस में कैसे इमेज लोड होगी? एड्रेस सर, अगर एड्रेस हमने स्टोर करवाया है तो फिर सर फाइल सिस्टम से ही जैसे सिंपल आप वो करते हैं HTML में जब इमेज शो कराते हैं ब्राउजर में, वो सिंपल वैसे ही होगा प्रोसेसर। चलें ठीक है। अच्छा, आपको मार्केटिंग के क्या क्या चैलेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज आती है तो हम लोग नहीं करते हैं, मतलब एक अनपढ़ मैम आपकी बंदा आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी मैम, क्लियर है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि लेट्स सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको करना बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों के। अब आपने अगर एक चीज बनाई है, आप उसे मार्केट करेंगे, मतलब लोगों को कैसे बताएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको यूज करें। आपकी क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो हम जैसे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करती, इस तरह की केसेस आती है, तो हमारा नहीं खुद पर्सनली सारे काम मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कुछ क्वेश्चन में जो आपकी समझ लगी है कि आप मैम आपकी आवाज़ इको होके आ रही है मैम, डबल आवाज़ आ रही है आपकी। अभी ठीक आ रही है? मैम स्टिल इको आ रही है मैम। आई हैव नो नुमान साहब, मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया इतना, तो इधर वाइंड अप कर दें, वो सिस्टम भी नहीं दे रहा। बाकी फिर एक्सटर्नल से आप कमेंट्स ले लीजिएगा और मुताबिक इनकी मैं ले लूँगा। ओके जी, आप फिर कर दो। सब हाँ कि डेटाबेस क्या करे तो किਵੇਂ लोड करे तो केरा मेथड यूज कीते, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ਹੁਣ आखिरी ओके जी लोड थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लोग लीव करते हैं ना हमजा। जी सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। सर इसकी रिकॉर्डिंग कर लें क्लोज, और एक नए ग्रुप में ही कर लेते हैं। यहाँ पे बात नहीं ठीक हो रही, सिस्टम में तो गड़बड़ है, दोबारा मीटिंग कर लेते हैं, उधर कंप्यूटर साइंस वाले में ज्वाइन कर लें। थैंक यू सहर एंड on behalf of our white party, I'm thankful to you.
तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे इनकी फीडबैक ले लूँगा और जो आपने मार्क्स इनके एवेलुएट किए हैं तो वो भी लेकर तो आई ऐड तो अल्लाह हाफ़िज़।